हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक न्यू सेशन अपने चैनल पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स का ये सीरीज फ्रेंड हमारा हैंडमेड करंट अफेयर्स होगा, जो कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से कलेक्ट करके बनाया गया है। ये विशेषकर आपके 17th बीपीएससी, यूपीएससी और आपके आने वाले लगभग सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। 1 जनवरी 2024 को जो करंट अफेयर्स का न्यूज आया था उन सभी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्म में रहेगा। देखिए, भारत के पहले एक्सरे पोलरीमीटर एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह का नाम बताएं जो ब्लैक होल, ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार की जानकारी प्रदान करेगा। तो फिर ऐसा उपग्रह कौन है जो ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार की जानकारी प्राप्त करेगा, है ना? इसका नाम क्या है? एक्सरे पोलरीमीटर का नाम बताया। ऐसा एक्सरे पोलरीमीटर का नाम बताया तो उसका नाम है फ्रेंड एक्सपोसिट। इसका फुल फॉर्म है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। ठीक है, इसे ये जो है फ्रेंड एक्सपोसिट, ये 2024 का, इस नया साल का पहला सैटेलाइट इसरो द्वारा लॉन्च किया गया पीएसएलवी के द्वारा। ठीक है, और इस सैटेलाइट के विषय में कुछ छोटा सा जानकारी हम लोग देख लेते हैं। ये जो है, इसमें दो तरह के पेलोड हैं। एक है पेलिक्स, पोलिक्स कह सकते हैं, और एक है एक्सपेक्ट, है ना, एक्सपेक्ट। ये पोलिक्स को जो है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट और यू आर राव सैटेलाइट सेंटर ने बनाया है। और पोली पोलिक्स में जो है वो यह 8 से 30 केईवी की एक्सरे एनर्जी रेंज की में स्टडी करेगा। उसके बाद देखते हैं एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट में यह एक एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग पेलोड है। यह 0.8 से 15 केईवी की एक्सरे एनर्जी रेंज में स्टडी करेगा। ठीक है, ये जो है वो, है ना, ये एक्सपोसेट की जो दो पेलोड है, उसमें ये दो पेलोडों की ये विशेषता है। ठीक है, अब इसमें अगला देखते हैं। यह एक्स पेलोड जो है फिर ये, है ना, जो एक्सपोसेट, ये एक्सपोर्ट जो है वो ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार की स्टडी करेगा। तो फिर क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है कि 2024 का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया, इसका नाम बताया तो एक्सपोसिट, ये क्या करेगा? तो फिर यह ब्लैक होल और, है ना, इस न्यूट्रॉन तारा की स्टडी करेगा। बस इतना आप ध्यान रख सकते हैं तो काम आपका बन सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत भू खुफिया जानकारी जुटाने के लिए 5 साल में कितने सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो भारत जो है खुफिया जानकारी जुटाने के लिए 5 साल में 50 सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बना रहा है। ये सैटेलाइट क्या करेगा फ्रेंड्स? देखिए, सुदूर सुदूर क्षेत्र में जब सैनिक जाती है ना, अपने गश्त के लिए, तो उसकी आवाजाही को ट्रैक करेगा। जैसे देखते हैं ना, बर्फ में कभी भूस्खलन हो जाता है तो सैनिक लापता हो जाते हैं सालों सालों तक। फिर ये खुफिया सैटेलाइट होगा। इसरो चीफ ने कहा अगले 2 साल में G20 सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है इसरो। इसरो चीफ कौन है फ्रेंड? एस सोमनाथ जो है वो इसरो चीफ है। इसके लिए जो है G20 देशों से पेलोड डिवाइसों के जरिए योगदान में मदद मांगी गई है। ठीक है, और ये G20 सैटेलाइट की बात जो है ना फ्रेंड, सितंबर 2023 ईस्वी में प्रधानमंत्री मोदी ने G20 सदस्य सैटेलाइट का सुझाव दिया था। ठीक है, ये आप एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। तो फिर इसमें क्या हो गया, तो कितना 50 सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है इसरो, है ना, भू खुफिया जानकारी जुटाने के लिए। इसरो के चीफ कौन है? तो एस सोमनाथ। ठीक है, अब अगला देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, असम के किस उग्रवादी संगठन ने और केंद्र सरकार और असम सरकार के बीच शांति समझौता हुआ और 700 से अधिक कैडरों ने समर्पण किया है? तो उस उग्रवादी संगठन का नाम है उल्फा। उल्फा का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ये जो उग्रवादी संगठन है, जो, है ना, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की अगुवाई में, है ना, ये उग्रवादी संगठन, केंद्र सरकार और असम सरकार, ये त्रिपक्षीय शांति समझौता हुआ, जिसमें उल्फा उग्रवादी संगठन जो है वो आत्मसमर्पण किया। उल्फा उग्रवादी संगठन फ्रेंड्स वो बहुत गुटों में बटा हुआ है। तो उल्फा उग्रवादी जो जो गुट ये समर्पण किया है वह है अबेद राज खोवा गुट के साथ समझौता हुआ। किसके साथ? तो अबेद राज खोवा गुट, उल्फा का ये गुट। ठीक है, हम लोग अब उल्फा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में ये समझौता हुआ। तो उल्फा देखिए, है ना, उल्फा का हम लोग फुल फॉर्म भी देखिए क्या था, तो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। इसका गठन जो है 1979 में हुआ था। असम की मांग के साथ हिंसा शुरू हो की थी, मतलब असम की गठन की मांग के साथ हिंसा शुरू किया इन्होंने, जिन्हें केंद्र ने 1990 में इस संगठन पे जो है बैन लगा दिया था। ठीक है, 2010 ईस्वी में उल्फा, है ना, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम जो है वो 2 हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा का नेतृत्व जो है अरविंद राज खोवा और दूसरे का नेतृत्व जो है वो बरोवा ने किया है। इसी में देखते हैं फ्रेंड समझौते का मुख्य बिंदु क्या क्या रहा। तो इसमें क्या है ना, उल्फा के सदस्यों ने जो सशक्त आंदोलन का रास्ता छोड़ दिया है, उसके लिए भारत सरकार मुख्य धारा में लाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। असम सरकार उल्फा कैडरों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी। असम के लोगों की सांस्कृतिक विरासत बरकरार रहेगी। ठीक है, और राज्य के लोगों के लिए बेहतर रोजगार के साधन मौजूद होंगे। और असम के 85% इलाके में जो है वो आसपा, है ना, आसपा हटा दिया गया है।
आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, यानी आसपा आप लोग जान रहे होंगे, असम के 85% इलाके में जो वो आसपा को हटा दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। देखिए, ग्लोबल स्तर पर अप्रैल से नवंबर 2023 की अवधि में सबसे बड़े स्टील उत्पादन में भारत का स्थान है। तो सबसे बड़े स्टील उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, पहला स्थान पे चीन है। देखिए, स्टील उत्पादन में प्रथम स्थान पे चीन है अप्रैल से नवंबर 2023, ठीक है। दूसरे स्थान पे भारत, तीसरे स्थान पे जापान, चौथे स्थान पे यूएसए, पांचवें स्थान पे रूस है। देखिए, उत्पादन में अप्रैल से नवंबर 2023 में जो है 89.71 मिलियन टन उत्पादन हुआ है भारत में, और अप्रैल नवंबर के बीच 2022 में जो 78.498 मिलियन टन उत्पादन हुआ। तो फिर क्वेश्चन में आप सीधा समझना है आपको हम लोग को कि उत्पादन में, स्टील उत्पादन में भारत जो है वो दूसरे स्थान पे आ गया, पहला पे चीन है। ठीक है, बाकी ये टॉप 5 रैंकर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। भारतीय नौसेना ने किस महापुरुष की राज मुद्रा से प्रेरित होकर, है ना, नए एडमिरल इम्पोलेंट्स का अनावरण किया है। ये इम्पोलेंट्स क्या होता है फ्रेंड्स? कोई भी सैनिक के वर्दी के जो कंधे पे जो चिन्ह होता है ना फ्रेंड, वो इम्पोलेंट्स कहते हैं उसको। तो फिर किस महापुरुष की राज मुद्रा का, इम्पोलेंट्स है ना, नए एडमिरल का अनावरण किया गया है? तो फिर वो छत्रपति शिवाजी के राज मुद्रा का। ठीक है, छत्रपति शिवाजी के राज मुद्रा का जो चिन्ह होगा वो नए एडमिरल एम्पोलेट्स का अनावरण किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आजकल जो है ना इस टाइप से लॉजिकल क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, है ना। साधारण क्वेश्चन पूछने का जमाना गया, ये कौन है ये कौन है, बस इक्का दुक्का क्वेश्चन मिलेगा आपको। फिर नौसेना पे डिस्कस कर रहे हैं, तो नौसेना का चीफ कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार जो है वो भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो फिर अनिल चौहान। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो फ्रेंड्स ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, 10 मिनट के अंदर ही डेली का करंट अफेयर्स होगा फ्रेंड्स। आप देख लेंगे तो आपके एग्जाम में रिवाइज करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा आपको। इस तरह जरूर देखें। यहाँ से फ्रेंड ना, जिस सेक्शन से हम लोग करंट अफेयर्स ये उठा के लाए हैं, उस सेक्शन से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं फ्रेंड, चाहे बीपीएससी, यूपीएससी, बिहार एसआई और एनी अदर एग्जाम, स्टेट का पीसीएस है ना, कोई भी एग्जाम हो, लगभग करंट अफेयर्स इस सेक्शन से उठता है। देखिए, डेविड वार्नर जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, वनडे से संन्यास ले लिए। ठीक है, इससे पहले उन्होंने T20 और टेस्ट से पहले ही संन्यास ले चुके हैं। तो डेविड वार्नर जो है वो संन्यास ले लिए हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। उसके बाद है वैश्विक परिवार दिवस। तो फ्रेंड्स, वैश्विक परिवार दिवस जो है वो 1 जनवरी को हर साल वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस, तो ब्रेल क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, जो दृष्टिहीन लोग होता है, ठीक है, उसे ब्रेल लिपि के द्वारा, लिपि है ब्रेल लिपि, उससे वो पढ़ाई कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और भी अपना बहुत ऐसा काम कर सकते हैं। तो इसी को प्रोत्साहन देने के लिए विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। फिर वो 4 जनवरी को मनाया जाता है, और यह 2019 से मनाए जाने की घोषणा की गई है यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंड्स। देखिए, डेनमार्क की महारानी का नाम बताएं जिन्होंने 52 साल तक राज करने के बाद राजगद्दी छोड़ने का ऐलान किया, मतलब इस्तीफा दे दिया, उसका बेटा बना है। तो वो है मार्गरेट द्वितीय। मार्गरेट द्वितीय जो वो डेनमार्क की महारानी थी, जो 52 साल के बाद अपना राजगद्दी छोड़ी। वो जो है 1972 ईस्वी में रानी बनी थी। इसके जगह पे उनके बेटे क्राउन प्रिंस फेडरिक लेंगे इसकी जगह। ठीक है, डेनमार्क के पड़ोसी देश तो दें, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे और साउथ सी जो की सीमा डेनमार्क से लगती है। और डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, और डेनमार्क की मुद्रा जो है वो डेनिश क्रोन। जैसे डेनमार्क पे डिस्कस किए, जैसे स्टील उत्पादन पे डिस्कस किए, तो ये सभी का जो डाटा होता है ना फ्रेंड्स, वो हम लोग शॉर्ट्स वीडियो बना के डाल दिया करते हैं। हमारे चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो में वो सब फैक्ट हम लोग डालते हैं जो आपके एग्जाम पर्पज से काफ़ी अच्छा होगा। लोग 2 और 3 जनवरी का करंट अफेयर्स डालेंगे। भी देखिए, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, किस देश में 1 जनवरी 2024 ईस्वी को व्यापक क्षति वाली 90 से अधिक बार भूकंप आए, जिसकी अधिकतम तीव्रता 7.6 थी? 90 से अधिक भूकंप आया, उन भूकंपों में सबसे अधिक तीव्रता वाला भूकंप जो था वो 7.6 रिक्टर स्केल का था। और 1 जनवरी को नया साल के ही दिन आया, कहाँ आया? तो वो जापान में आया, जिससे क्या 30 लोगों की मौत हुई। इससे पहले फ्रेंड्स 2023 में तुर्की में, है ना, 7.8 तीव्रता वाली भूकंप आए, जिससे 10,000 से भी ज़्यादा मौत हुई। फिर आप लोग सोच सकते होंगे, जब भूकंप की तीव्रता उसी आसपास में, तो जापान में कम मौतें क्यों होगी और तुर्की में सबसे कम ज़्यादा मौतें क्यों होगी? तो देखिए, तो फिर जापान के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो, उसकी मुद्रा है जापानी येन। देखिए फ्रेंड्स, तुर्की की अपेक्षा जापान में आए भूकंप से मौतों की संख्या कम रही। इसका रीजन है फ्रेंड, जापान में जो है बिल्डिंग कोड चलता है। जो बिल्डिंग भूकंप रोधी होता है, और उस बिल्डिंग का बेस जो है वो टेफ्लॉन एवं रबर का डिजाइन किया होता है ना, डिजाइन बिल्डिंग होता है, जिस वजह से क्षति काफी कम होती है। ठीक है, उसी तरह देखिए, प्रशांत एवं फिलीपींस सागर की टेक्टोनिक प्लेटें जो है वो यूरेशिया के नीचे धकेलती जाती है, जिस वजह से इस क्षेत्र में ना, जापान के क्षेत्र में लगातार भूकंप की घटनाएं उत्पन्न होती रहती है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन समझ गए। 1 जनवरी को 2024 को जापान में भूकंप आया, कितना तीव्रता वाला? तो 7.6 तीव्रता वाला। इससे पहले तुर्की में आया था 7.8 तीव्रता वाला, है ना।
ये सब आप ध्यान रखें। जापान की राजधानी टोक्यो और मुद्रा जापानी येन। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये पॉइंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने 16वें फाइनेंस कमीशन मतलब 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। इससे पहले ये 16वां हो गया, इससे पहले 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वो एनके सिंह थे। वित्त आयोग का गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। इसका गठन जो है वो 5 वर्षों के लिए किया जाता है। इसमें 5 मेंबर होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और वित्त आयोग का सेक्रेटरी कौन है, मतलब सचिव कौन है? तो वो ऋषिवक ऋत्विक रंजन पांडे। ठीक है, वित्त आयोग के सेक्रेटरी है ऋत्विक रंजन पांडे। और वित्त आयोग के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने, चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। 15 कौन थे? तो एनके सिंह थे। ये सब फ्रेंड आप ध्यान रखेंगे, वित्त आयोग के बारे में ये सब बातें कह दी गई। अगला क्वेश्चन है, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 मिला है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 जो है वो बम्बई जयश्री को मिला है। ठीक है, संगीत कलानिधि पुरस्कार जो है वो कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है विशिष्ट योगदान के लिए, और यह कर्नाटक का सर्वोच्च सम्मान है। संगीत कलानिधि पुरस्कार। ठीक है, मद्रास संगीत कलानिधि के द्वारा प्रदान किया जाता है संगीत कलानिधि पुरस्कार, और इस बार जो है वो बम्बई जयश्री को दिया गया है ये पुरस्कार। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रहस्यमय किस देश ने रहस्यमय कहे जाने वाले स्पेस क्राफ्ट X-37B, ठीक है, जिसका कोड नाम है USSF-52 लॉन्च किया है? तो ये नासा ने लॉन्च किया है स्पेस क्राफ्ट है ये। ठीक है, जो रहस्यमय है, मतलब काफी जानकारी इसका गोपनीय रखा गया है इस विषय में। इसका क्या नाम है फ्रेंड? X-37B और कोड नेम है USSF-52। ये यूएसए के द्वारा छोड़ा गया है। इसका निर्माण कौन किया है? तो बोइंग कंपनी। ये फ्रेंड बोइंग कंपनी जो विमान बनाती है, ठीक है, इन्होंने बनाया है, और ये फाल्कन हैवी रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। तो फिर किसका है? X-37B, इसका कोड नाम है USSF-52। ये यूएसए का है, यह बोइंग कंपनी द्वारा बनाया गया है, और ये फाल्कन हैवी रॉकेट के द्वारा ये अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है स्पेस क्राफ्ट है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए, ऑस्कर विजेता फिल्म एक्टर ली सुन क्यून का निधन हो गया। कब? तो 27 दिसंबर 23 ईस्वी होगा ना, गलत लिखा गया। ठीक है, तो फ्रेंड उसे किस क्षेत्र में, किस फिल्म के लिए ऑस्कर मिला हुआ था ली सुन क्यून को? ये पैरासाइट फिल्म है फ्रेंड्स, ये साउथ कोरियन फिल्म है ना, इन्होंने सुसाइड की है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड ऑस्कर विजेता है ना, किस किस फिल्म के लिए? तो पैरासाइट फिल्म के लिए ऑस्कर विजेता फिल्म स्टार ली सीन क्यून का निधन हो गया। वो ये पैरासाइट जो साउथ कोरियन फिल्म है, ये सुसाइड इन्होंने कर लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। अगला देखते हैं, रिकॉर्डतन 5वीं बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप पुरुष में उसका एकल विजेता कौन बना है? तो फिर वो मैग्नस कार्लसन, ये नॉर्वे के हैं। ये फ्रेंड दुनिया के बेस्ट शतरंज खिलाड़ी हैं, मैग्नस कार्लसन, ध्यान रखेंगे। रिकॉर्ड बार 5वीं बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में ये विजेता रहे हैं, ये नॉर्वे के हैं मैग्नस कार्लसन। यह इवेंट जो है वो विश्व रैपिड शतरंज जो है वो इवेंट जो है उज्बेकिस्तान समरकंद में आयोजित हुआ। ठीक है, इसी तरह देखें, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में महिला विजेता कौन बनी? तो अनास्तासिया बेडनारुक, अनास्तासिया बेडलारुक, ये गोल्ड मेडल इन्होंने जीती है, रूस की है। ठीक है, भारतीय खिलाड़ी जो सिल्वर मेडल जीता है वो नोरे नो नोनेरू हम्पी महिला है, जिन्होंने दूसरा रैंक हासिल किया है विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं, किस देश ने हैनेडा एयरपोर्ट पर 2 विमान टकरा गया और एक में आग लग गई? ये फ्रेंड्स घटनाएं ना 1 जनवरी का नया साल का जो शुरुआत हुआ वो जापान के लिए ये 2 घटनाएं काफी इंपॉर्टेंट रही। एक तो वहां पे भूकंप आना, और दूसरा फ्रेंड वो है ना 2 विमानों का आपस में टकरा जाना। ये दोनों घटनाएं फ्रेंड 1 जनवरी को ही दिन जापान में घटित हुई थी। ठीक है, लगातार। तो जापान की राजधानी फ्रेंड क्या है? तो टोक्यो। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापानी येन। कितना रिक्टर स्केल का भूकंप आया था? तो 7.6 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था जापान में। लोग 4 जनवरी 2024 ईस्वी का करंट अफेयर्स देखेंगे, जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, उन्हीं सेक्शन का करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्यों की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो फिर ब्रिक्स के बारे में आप लोग जान ही रहेंगे। BRICS, ब्रिक्स कंट्री, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, है ना, ये 5 देश जो है वो ब्रिक्स के मेंबर थे पहले। भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका, चाइना और ब्राजील। अब जो है 5 और देश बढ़कर इसकी संख्या 10 हो गई है। देखिए, ब्राजील में 5 नए सदस्य, ब्रिक्स में 5 नए सदस्य कौन बने हैं? एक मिस्र, उसके बाद इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। इन पांचों का नाम फ्रेंड ध्यान रखेंगे। इन पांचों जो है ब्रिक्स का मेंबर बन गया। अब टोटल जो है ब्रिक्स में देशों की संख्या 10 हो गई है। तो फिर हम लोग मिस्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मिस्र की राजधानी जो है वो क्या है? काहिरा। ठीक है, मिस्र की राजधानी है कायरा, और मिस्र की मुद्रा का नाम है इजियन पाउंड। अब हम लोग देखते हैं मिस्र पे, देखिए अब हम लोग इथोपिया देखते हैं। इथोपिया की राजधानी है अदीस अबाब, इसकी मुद्रा का नाम है वीर। उसका ईरान देख लेते हैं। ईरान की राजधानी है तेहरान, और तेहरान और ईरान की मुद्रा है ईरानी रियाल।
ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, इसकी मुद्रा है सऊदी रियाल। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यूएई। यूएई की राजधानी क्या है? तो यूएई की राजधानी अबू धाबी, अब मुद्रा है यूएई दिरहम। ठीक है, क्या है? तो यूएई दिरहम। अब फिर देखिए टोटल जो है वो ब्रिक्स में शामिल होने के लिए छह देश हुआ था, जो 5 तो स्वीकृति मिल गई, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई। लेकिन अर्जेंटीना में हाल ही में क्या हुआ ना, वहाँ पे चुनाव हुआ और नवनिर्मित राष्ट्रपति जो है वहाँ के, उन्होंने ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया। ठीक है। अर्जेंटीना, वो कौन है? अर्जेंटीना है वो दक्षिणी अमेरिकी देश है। तो अर्जेंटीना जो है मना कर दिया, तो फिर कितना हो गया? तो 10 ही हो गया ना, 5 शामिल हो गया, पहले 5 था ही। तो इसकी अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है, इसकी मुद्रा का नाम है अर्जेंटीना पेसो। ठीक है। तो ब्रिक्स में कितने मेंबर हो गए हैं? तो 10 मेंबर हो गए हैं। भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका, चीन, ब्राजील ये पहले से था। मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई नया देश शामिल हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, इसमें फिर क्या है। देखिए फ्रेंड, कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों ने हिट एंड रन से संबंधित किस नए कानून के विरोध में हड़ताल किया? फ्रेंड्स, आप लोग जनवरी माह में ये हड़ताल से काफी परिचित होंगे, है ना? काफी उग्र हड़ताल हुआ था इन्हें। देखिए, तो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 106 के विरोध में। तो फिर देखिए, हम लोग शॉर्ट्स वीडियो डाले हुए हैं इस चैनल पे। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता है, ये जो है ना, पहले आईपीसी की जगह पे अब बीएनएस वर्ड का यूज हो रहा है। इंडियन पेनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता का वर्ड का यूज हो रहा है आजकल। ठीक है। तो फिर 100 धारा 106 के विरोध में यह हड़ताल हुई थी। देखिए, भारतीय न्याय संहिता 106(2) क्या कहता है? यह कहता है 10 साल सजा और जुर्माना भाग जाने पे। मतलब अगर हिट एंड रन, अगर कोई भी ट्रक ड्राइवर किसी को, है ना, सड़क चलते हुए दुर्घटना हो जाता है और मार के भाग जाता है, तो उसके लिए उस ट्रक ड्राइवर को 10 साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान है नया कानून भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 106(2) के तहत। उसके बाद बीएनएस 106(1) कहता है 5 साल की सजा और जुर्माना गैर जमानती होगा। 5 साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान होगा। उसे पुलिस और मजिस्ट्रेट के पास पेश होता है तो 10 साल की जगह वो 5 साल का सजा होगा, अगर नहीं भागता है तो। ठीक है। इसमें और भी एक रिपोर्ट है फ्रेंड, ऐसा कानून सख्त इसलिए बनाया गया है। देखिए, एनसीआरबी की एक रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसके अनुसार हर साल 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत जो है वो, है ना, मार के भाग जाने, मतलब ट्रक द्वारा धक्का लग गया, वो ट्रक भाग गया, की घटना हर साल 50,000 होती है। जिस वजह से यह सख्त कानून लाया गया, जिसमें भाग जाने पर अगर कोई ट्रक ड्राइवर मार के भाग जाता है तो 10 साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान है। अगर नहीं भागता है तो 5 साल की सजा और जुर्माना। ठीक है। तो ये नया प्रावधान था जिसका काफी ट्रक ड्राइवर ने विरोध किया और अंततः सरकार ने इस पर भी रोक लगा दी है फिलहाल। ठीक है। अभी तक क्या कानून था फ्रेंड्स इस परिप्रेक्ष्य में? तो देखिए, आईपीसी की धारा, है ना, अभी तो बीएनएस चला है, भारतीय न्याय संहिता चला है ना। जो इससे पहले आईपीसी था, उसमें आईपीसी की धारा के तहत अगर गाड़ी चलाने में अगर किसी को चोट लग जाए तो धारा 337 के तहत 6 माह की सजा और 500 रुपया का जुर्माना दिया जाता था पहले। ठीक है। आईपीसी की धारा 338 क्या कहता है? चोट के साथ अगर फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गया, तो उसमें क्या होगा? 2 साल की सजा और 1,000 रुपया का जुर्माना होगा। आईपीसी आईपीसी की धारा 304 ए के तरह के तहत जो है, अगर लापरवाही के कारण अगर मौत हो जाता है तो उसमें 2 साल की सजा और जुर्माना था। अब नया कानून में फिर 10 साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान है। तो पहले से काफी सख्त हो गया ना, इसी वजह से ट्रक ड्राइवरों ने इसका काफी पुरजोर से विरोध किया। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, सभी पॉइंट को अच्छे से सुनेंगे फ्रेंड्स, है ना, क्योंकि हम लोग 2 बार जो रिकॉल कर रहे हैं ताकि आपका यहीं पे पूरा मतलब ध्यान में आ जाए पूरा। देखिए, जनवरी में आयोजित होने वाला इंडिया साइंस कांग्रेस के किस संस्करण की स्थापना, किस संस्करण की को जो स्थगित कर दिया गया है? तो इंडियन साइंस कांग्रेस का 109वां संस्करण को जो स्थगित कर दिया गया। यह जो है 3 से 5 जनवरी तक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब में होना था, जो कि अब कहाँ कब होगा? तो मार्च में होगा। जनवरी में होना था लेकिन अब मार्च में होगा। ठीक है। तो इंडियन साइंस कांग्रेस का 109वां संस्करण का आयोजन। ठीक है। देखिए, 108वां जो है वो, है ना, नागपुर यूनिवर्सिटी में हुआ था। ठीक है। इंडियन साइंस कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1914 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वो कोलकाता में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं रणधीर जायसवाल, जो है वो विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है अपना जम्मू कश्मीर। देखिए, इसमें क्या होगा ना, 30 लाख पारंपरिक कारीगरों को इससे फायदा होगा। ठीक है। वित्त वर्ष 2023-24 से 27-28 तक 13,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत। इस योजना में पीएम द्वारा 27 सितंबर को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लॉन्च किया गया था, 27 सितंबर को। इसके तहत क्या होगा फ्रेंड, 17 तरह के व्यवसायों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, है ना, उसके बिजनेस को बिल्ड अप करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर संगठन है जिसका नाम है मसरत आलम गुट, है ना, जिसे मसरत आलम गुट भी कहा जाता है, वो गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है गृह मंत्री, है ना, गृह मंत्रालय के द्वारा, क्योंकि फिर ये जो है अनलॉफुल एक्टिविटी में संलिप्त था। तो इसको जो है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत जो है वो गैर कानूनी घोषित कर दिया। देखिए, यूएपीए
कानून द्वारा। यूएपी क्या है? तो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत, है ना, कोई भी संदिग्ध संगठन हो, व्यक्ति हो, उसको जो है वो, है ना, उस पे उसको या आपराधिक घोषित करना हो या बैंड करना हो, तो ये अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत। जैसे पंजाबी सिंगर का जो मर्डर हुआ था फ्रेंड्स, है ना, उसके जो अभियुक्त हैं उनको यूएपीए कानून के तहत आतंकी घोषित किया गया। हम लोग आगे 2-3 दिन के मतलब आगे वाला वीडियो में हम लोग उस पर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए उसके बाद है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का राष्ट्रपति चुनाव दूसरी बार किसने जीता? तो फिर वो डेमोक्रेट डीआरसी कहते हैं इसको, डीआरसी कॉन्गो, है ना, डीआरसी कॉन्गो का राष्ट्रपति चुनाव हुआ लगातार दूसरी बार, कौन जीता है? तो फिर वो जीता है फिलिक्स तसेसिकेदी, है ना, फिलिक्स तसेसिकेदी जो वो 73% वोट के साथ डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। हम लोग 5 जनवरी 2024 ईस्वी का करंट अफेयर देखेंगे। टिफिन तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL वेरी इंपॉर्टेंट ने इसरो के किस सैटेलाइट को स्पेस एक्स के रॉकेट, है ना, फाल्कन 9 की मदद से लॉन्च करने की घोषणा की है? तो फिर देखिए स्पेस एक्स के रॉकेट फाल्कन 9 से, है ना, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने इसरो के किस सैटेलाइट को, है ना, भेजने के लिए जो है फाल्कन 9 से भेजा जाएगा, जो कि स्पेस एक्स के साथ समझौता हुआ है, तो है GS20। इसका एक और नाम है GSAT N2, है ना। देखिए इसरो की जो है कमर्शियल पार्टनर है NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, है ना। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने इसरो के, है ना, GSAT सैटेलाइट को स्पेस एक्स की रॉकेट फाल्कन 9 की मदद से लॉन्च करने की घोषणा की है। यह सैटेलाइट जो है वो टेलीकम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए यह सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया जा रहा है या ये टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है, या ब्रॉडबैंड इंटरनेट दूर दराज के एरिया में, है ना, सुदूर एरिया में पहुंचाने के लिए, दूर दराज के एरिया में बढ़ाने के लिए ब्रॉडबैंड सेवा को बढ़ावा देने के लिए बनाया जा रहा है। स्पेस एक्स की स्थापना जो वो 2002 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, इतना पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो फिर देखिए एनएसआईएल स्पेस एक्स, है ना, स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है इसरो के, है ना, जीसेट सैटेलाइट को फाल्कन 9 से प्रक्षेपित करने के लिए। ठीक फ्रेंड्स, अगला देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स, अगला है महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक, है ना, डीजीपी कौन बनी है? तो फिर वो रश्मि शुक्ला, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी बनी है। अगला देखते हैं भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है वो भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। ठीक है, अगला है 7वें भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक जो काठमांडू में संपन्न हुई। ठीक है, भारत की ओर से एस जयशंकर विदेश मंत्री ने भाग लिया, तो फिर वो नेपाल के भी विदेश मंत्री ने भाग ली है। ठीक है, अगले 10 साल में ये जो वार्ता हुई भारत और नेपाल के बीच संयुक्त आयोग की बैठक जो काठमांडू में संपन्न हुई, इसमें अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली भारत नेपाल से आयात करेगा। ठीक है, इसमें जो है 4 महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, जिसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम से रिलेटेड, ठीक है, दीर्घकालीन विद्युत व्यापार से रिलेटेड, नवीकरणीय ऊर्जा विकास में सहयोग से रिलेटेड, और मूनल सैटेलाइट जो कि नेपाल का है, भारत भारत जो है इसमें सहयोग करेगा नेपाल के मूनल सैटेलाइट में। ठीक है, तो नेपाल के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो रामचंद्र पोंडेल जो है वो नेपाल के राष्ट्रपति हैं, और प्रधानमंत्री जो है पुष्प कमल दहल प्रचंड जो है वो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ज्वालामुखी माउंट लेवोटोबी लॉकी लॉकी फट गया, तो कहाँ है वो? माउंट लोवोटोबी लॉकी लॉकी वो इंडोनेशिया में है। दुनिया का जो है सबसे सक्रिय ज्वालामुखी सब इंडोनेशिया में है। लगभग 130 सक्रिय ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है, और दुनिया में टोटल लगभग 1500 के करीब ज्वालामुखी है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो है वो इंडोनेशिया में है। ठीक है, तो अभी हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई है माउंट लोवोटोबी लॉकी लॉकी ज्वालामुखी जो कि इंडोनेशिया में है। ठीक है, अगला देखते हैं। राष्ट्रपति कानून सेवा प्राधिकरण NALSA का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस संजीव खन्ना को, है ना, राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण NALSA का नया अध्यक्ष चुना गया है। यह एक क्या है? लीगल रिपोर्टिंग करेगा यह संस्था, यह है ना कार्यकारी, मतलब NALSA के अध्यक्ष जो वो लीगल रिपोर्टिंग करता है ना। के कोल की जगह लेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना जो है वो, है ना, राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं, वो के कोल की जगह लेंगे। ठीक है, और ये NALSA मतलब राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण जो है वो दूसरे कानूनी अधिकारी होते हैं, जिस तरह अटॉर्नी जनरल प्रथम, ये दूसरे। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान कराना, ठीक है, लोक अदालतों का गठन करना, कानूनी जागरूकता कार्यक्रम चलाना, ये जो है वो राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष का ये काम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप के लिए 1156 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ना, सेमिनल ऑप्टिकल फाइबर केबल। एंड फ्रेंड्स, ये लक्षद्वीप है, ये भारत के दक्षिण में हो गया।
ये कोचिंग, केरल के कोचिंग से जो है ना क्या, समुद्र के बीचों बीच यानी तार बिछाया जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर, कोची से लक्षद्वीप के बीच, समुद्र के बीचों बीच बीच से, ठीक है। और लक्षद्वीप के प्रशासक कौन है, तो प्रफुल्ल पटेल जो वो लक्षद्वीप के प्रशासक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं फ्रेंड, सिंधु मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड को किस कानून के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है। हम लोग पिछले क्वेश्चन में बताए थे, है ना, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोहिबिशन एक्ट, है ना। तो गृह मंत्रालय के द्वारा सिंधु मूसेवाला की हत्या में मास्टरमाइंड गोल्डी बराड को यूएपीए, है ना, अनलॉफुल एक्टिविटी और प्रोहिबिशन एक्ट के तहत जो आतंकवादी घोषित किया गया है, ठीक है। अभी फ्रेंड आतंकवाद की सूची में डाल के इस पर मुकदमा चलाया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लूमबर्ग बिलियर्ड्स, है ना, बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है। तो फ्रेकोइस बेटेनकोर्ट मेयर्स जो है वो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, है ना, 100 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला है, ठीक है। और इसके जो है, और ये जो है लोरियल कंपनी के वाइस चेयरमैन है कौन, तो फ्रेकोइस बेटेनकोर्ट मेयर। 6 जनवरी का करंट अफेयर्स देखेंगे, ठीक है। तो फिर 6 जनवरी के करंट अफेयर्स में जीआई टैग से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन रहा, इसलिए इसमें सिर्फ जीआई टैग पे डिस्कस करेंगे। देखिए जीआई टैग क्या होता है, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, आप लोग भी जान रहे होंगे। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आने वाला डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रोग्रामिनेशन ऑफ इंटरनल ट्रेड की ओर से दिया जाता है। इसका इसका आवेदन जो है सिर्फ चेन्नई में होता है। चेन्नई में कहा, तो जीआई डाटाबेस ऑफिस है, वहीं पे इसका आवेदन किया जाता है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंतर्गत ये जीआई टैग दिया जाता है ना, उस क्षेत्र के भौगोलिक उत्पाद को, है ना। तो हम लोग फ्रेंड्स देखते हैं कि अभी तक मतलब इस बार जो है कितने उत्पाद को जीआई टैग दिया गया। देखिए इस बार जो है कुल 17 नए उत्पाद को, है ना, जीआई टैग दिया गया है। और वो उत्पाद कौन कौन से हैं हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। ये वीडियो थोड़ा काफ़ी छोटा हो जाएगा क्योंकि हम लोग बहुत जीआई टैग पे ही हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं इस पे। देखिए उड़ीसा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, इन तीनों स्टेट के उत्पाद को ही जीआई टैग दिया गया, जिसमें टोटल 17 हो जाता है। उड़ीसा में देख लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 उत्पाद, उड़ीसा के 8 उत्पाद को, 3 4 5 6, पश्चिम बंगाल के 6 उत्पाद को और अरुणाचल प्रदेश के 3 उत्पाद को। तो फिर टोटल हो गया 17 उत्पाद को इस बार जीआई टैग दिया गया है 2024 में। तो फिर उड़ीसा में किस किस चीज़ को दिया गया है तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए लजिया सोरा पेंटिंग को जीआई टैग मिला है उड़ीसा में, ठीक है। उसके बाद डोगरिया कोंद सॉल उड़ीसा का है, उसे जीआई टैग मिला गया। खजूरी गुड़, जिसे खजूर गुड़ कहते हैं, उड़ीसा का, इसे जीआई टैग मिला। डेकनाल मगजी दूध उत्पाद, इसे जीआई टैग मिला गया उड़ीसा का। उसके बाद सिमिली पाल काई चटनी जीआई टैग मिला उड़ीसा का, ठीक है। नयागढ़ कातीमुडी बैगन को जीआई टैग मिला उड़ीसा के लिए। और कोरापुट काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला उड़ीसा के लिए, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में देखते हैं, तलेंग साड़ी, पश्चिम बंगाल की तलेंग साड़ी को जीआई टैग मिला। उसके बाद गारद साड़ी को जीआई टैग मिला पश्चिम बंगाल का। कोरियल साड़ी को जीआई टैग मिला पश्चिम बंगाल का। कोलोनुनिया चावल को जीआई टैग मिला पश्चिम बंगाल का। उसके बाद रामधुरी पालक पलक चावल को मिला पश्चिम बंगाल का जीआई टैग। और सुंदरबन शहद को पश्चिम बंगाल का जीआई टैग मिला गया, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में टोटल, उड़ीसा के टोटल 8 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। अब हम लोग अरुणाचल प्रदेश पे आते हैं। देखिए हस्त निर्मित कालीन को जीआई टैग मिला अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है। वाचो लकड़ी को जीआई टैग मिला अरुणाचल प्रदेश को। और कोकीर कोकीर अदरक की प्रजाति है जिसे अरुणाचल प्रदेश में जीआई टैग मिला। टोटल अरुणाचल प्रदेश के 3 उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है फ्रेंड्स। आप ये सब पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो जीआई टैग जो है वो क्या है, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आने वाला डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रोग्रामिनेशन ऑफ इंटरनल ट्रेड की ओर से दिया जाता है जीआई टैग। जीआई टैग प्राप्त करने वाले प्रोडक्ट को फिर वो आवेदन करना पड़ता है कहाँ पे, तो जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन डाटाबेस ऑफिस है जो चेन्नई में है, ठीक है। यह जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत जो है जीआई टैग दिया जाता है डिफरेंट उत्पाद को, ठीक है। जैसे बिहार के भी बहुत ऐसे उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला गया है। मगही पान, कतरनी चावल, है ना, शाही लीची, है ना, ये सब टाइप के उत्पाद है जिसे जीआई टैग दिया जाता है। सबसे पहले 2006 में चाय को, दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग दिया गया था। यह 10 से 15 साल का होता है एक बार, है ना। तो फिर ध्यान रखेंगे। हम लोग 7-8 तारीख का करंट अफेयर्स का न्यूज देखेंगे।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आदित्य L1 स्पेस क्राफ्ट का उद्देश्य बताएं। तो आदित्य L1 जो स्पेस क्राफ्ट को फिर अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है सूर्य की स्टडी के लिए, है ना। तो आदित्य L1 स्पेस क्राफ्ट का उद्देश्य क्या है, तो सूर्य का स्टडी करना, मतलब सूर्य के बारे में अध्ययन करना। अगला क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड हम लोग और पढ़ लेते हैं। देखिए, आदित्य L1 पृथ्वी के पृथ्वी से कितनी किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा जहां से वह सूर्य की स्टडी में, सूर्य का अध्ययन करने में मदद करेगा। तो 15 लाख किलोमीटर। तो ये 15 लाख किलोमीटर जो है ना, देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। और आदित्य L1 जो है वो सूर्य से, सॉरी, पृथ्वी से सूर्य तक मात्र 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर ही गया, मतलब 15 करोड़ किलोमीटर का 1% हिस्सा ही सूर्य के पास गया है आदित्य L1। आदित्य L1 को जो है 2 सितंबर 2023 ईस्वी को लॉन्च किया गया और यह 6 जनवरी 2024 ईस्वी को अपने, मतलब एल पॉइंट पे पहुंचा। एल पॉइंट क्या है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके एल पॉइंट पे पहुंचा है और यह 126 दिनों में पहुंचा है। PSLV C57 के 57XL वर्जन के द्वारा जो इसे प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, अब देखते हैं आदित्य L1 के पास पहुंचा है, तो आदित्य L1 क्या है। देखिए, लैंडर पॉइंट 1 L1 जिसे हेलो ऑर्बिट कहा गया। देखिए, ये पृथ्वी है फ्रेंड, ठीक है, ये पृथ्वी है और ये L1 पॉइंट रखा गया है, ये L2 है, ये L3 है और ये L4 है। L1 वह पॉइंट है जहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और ये सूर्य है ना, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल जो है नगण्य हो जाए और इस जगह पे क्या नो शांत हो, मतलब यहाँ पे आराम से रुका रह सकता है सैटेलाइट। ये L1 पॉइंट है जिसे लॉरेंस पॉइंट L1 पॉइंट कहते हैं। सन से पृथ्वी की दूरी जो है 15 करोड़ किलोमीटर है। ये आदित्य L1 पृथ्वी की दूरी जो है 15 लाख किलोमीटर है। तो इस हिसाब से मात्र 1% की दूरी तय किया है आदित्य L1। ठीक फ्रेंड्स, ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए, और इसमें जो है आदित्य L1 में टोटल 7 उपकरण गया है। ये 7 उपकरण क्या है, तो देखिए सोलर से रिलेटेड है, एक्सपेक्स है, सेंट है ना, ये सब नाम है, आप लोग पढ़ लेंगे। आदित्य L1 के साथ जो टोटल 7 उपकरण गया है। तो हम लोग इसरो पे डिस्कस कर रहे हैं। इसरो के चीफ कौन है, तो एस सोमनाथ जो है वो कौन है, चीफ है। आदित्य L1 जो है अंतरिक्ष वेधशाला है। कहा जाएगा कि आदित्य L1 क्या है, तो क्या है, अंतरिक्ष वेधशाला है, वहाँ पे वो रुक के वो स्टडी करेगा ना, स्पेस स्टेशन। ठीक फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, है ना, ADB, आप लोग जान रहे हैं, का कार्यकारी निर्देशक कौन नियुक्त हुआ है, तो विकासशील। तो विकासशील जो है वो ADB, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक के निर्देशक बने, मतलब CMD बने हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ था, वो फिलीपींस में जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो है 19 दिसंबर 1966 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसमें टोटल सदस्यों देश की संख्या जो है वो 68 जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक में सदस्यों की संख्या है, जिसमें 49 जो है एशियन कंट्री है। ठीक है, अगला देखते हैं, जेनेवा में WTO में, है ना, भारतीय राजदूत अस्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं। जेनेवा में WTO के भारतीय राजदूत अस्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं, तो सेथिल पंडियन सी, है ना, सेथिल पंडियन सी जो है वो जेनेवा में जो है ना WTO के अस्थायी प्रतिनिधि बने हैं, भारतीय राजदूत। ठीक है, WTO 2024 में जो है 13वें मंत्री स्तरीय बैठक UAE अबू धाबी में होगा। ठीक है, WTO का 13वां मंत्री स्तरीय बैठक UAE के अबू धाबी में संपन्न होगा। तो फिर WTO के बारे में देख लेते हैं। WTO की स्थापना जो है 1995 में हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है वो जनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके महानिदेशक जो है वो नगोजी अंकोजी इवेला, है ना। ये फिर BPSC में क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये सब आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, IIT दिल्ली द्वारा भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया गया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, IIT दिल्ली जो क्या किया ना, भूस्खलन जोखिम मानचित्र डिजाइन किया गया है। भूस्खलन समझ रहे हैं, है ना, भूस्खलन जोखिम मानचित्र भारत का मैप बनाया है। जिस तरह से होता है ना, ये नदियां हैं, खनिज है ना, खनिज संसाधन का मैप देखेंगे, कोयले संसाधन का मैप देखेंगे, उसी तरह भूस्खलन के लिए जो जोखिम एरियाज हैं उसका मानचित्र तैयार किया गया है IIT दिल्ली के द्वारा, है ना। तो आप ये समझ सकते हैं, तो IIT दिल्ली के द्वारा जो है वो भूस्खलन जोखिम मानचित्र तैयार किया गया है। देखिए, PM मोदी और भारत पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले
अपनी देश के 3 उप मंत्रियों को निलंबित किया। कौन देश ऐसा क्या है? तो वो मालदीव। मालदीव के 3 उप मंत्री थे जिन्होंने भारत और पीएम मोदी पर टिप्पणी की, जिससे क्या हुआ ना, काफी उसकी आलोचना हुई, है ना। तो इस वजह से इन तीनों मंत्रियों को जो है निलंबित कर दिया गया मालदीव सरकार के द्वारा। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद मोयुज्जू, है ना, मोयुज्जू। मोहम्मद मोयुज्जू भी क्या है ना, भारत विरोधी कैंपेन चलाते रहे हैं, जैसे इंडिया आउट कैंपेन उन्होंने चलाया, है ना। भारतीय सेना जो वहाँ पे तैनात है उनको जाने के लिए कहा। इस तरह की काफी विवाद चली थी, जिस वजह से, है ना, भारतीयों ने भी इसका मालदीव का बाइकआउट करके लक्षद्वीप को अपना पर्यटन स्थल चुना, क्योंकि जो भी समानता वहाँ है वो भी समानता अपने भारत में ही है। तो जिस वजह से क्या हुआ ना, मालदीव की अर्थव्यवस्था काफी नुकसान हुआ है। देखिए, भारत ने मालदीव पे विभिन्न अभियान चलाए, जैसे इस अभियानों के तहत जो है मालदीव की सहायता की गई है, फिर भी ऐसा एक्टिविटी कर रहा है लोग। देखिए, ऑपरेशन कैक्टस 1988 में चलाया गया, ठीक है, जब वहाँ पे सैनिक तख्तापलट का इस तरफ से कुछ मामला चल रहा था। तो ऑपरेशन नीर चलाया गया, पानी, स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए 2014 में। ऑपरेशन संजीवनी संजीवनी चलाया गया, कोरोना के समय में इम्पोर्टेंट दवाई गुड्स पहुंचाने के लिए, है ना। देखिए, फिर भी विरोध करते रहता है लोग। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश आम चुनाव में किस नेता ने लगातार चौथी बार जीत हासिल की है? तो वह है शेख हसीना। शेख हसीना जो है वो लगातार चौथी बार लगातार और पांचवी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री चुनी गई है। वो किस पार्टी से? तो उसका पार्टी का नाम है अवामी लीग, ठीक है। बांग्लादेश के संसद का नाम है जातीय संसद कहा जाता है। तो फ्रेंड, शेख हसीना जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनने वाली लगातार चौथी है और टोटल पांचवी है, ठीक है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। 2015 को क्या हुआ था ना, इसी तारीख को, सॉरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से इंडिया आए थे महात्मा गांधी। तो इसी दिन को प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है वो 2 वर्षों में मनाया जाता है। इसी रिलेटेड को एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लेते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है हर 2 वर्ष में मनाया जाता है। 17वां जो 2022 में मनाया गया वो इंदौर में मनाया, सॉरी 2023 में जो मनाया गया है वो इंदौर में मनाया गया है। अब जो 25 में मनाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो 17वां जो 2023 में इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, उसमें चीफ गेस्ट कौन थे? तो गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, है ना। और इसका इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन का, है ना फ्रेंड्स, थीम क्या था? तो अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किस पूर्व सैनिक प्रमुख की आत्मकथा है? तो वो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ये जो है भारत के 28वें सेना प्रमुख थे। इसी के जीवनी पर, आत्मकथा पर जो है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा है, ठीक है। गोल्डन ग्लोब 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है? तो गोल्डन ग्लोब, जो 81वां गोल्डन ग्लोब 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो मिला है ओपेनहाइमर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ओपेनहाइमर पता है फ्रेंड क्या है? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ये जो फिल्म परमाणु हथियार, पहला परमाणु हथियार बनाने वाले भौतिक वैज्ञानिक हैं, जे ओपेनहाइमर, जिसका उपयोग जापान में किया गया था, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक फिल्म बना है जिसका नाम है ओपेनहाइमर। तो ये जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की कहानी से रिलेटेड ये ओपेनहाइमर फिल्म है, जिसे गोल्डन ग्लोब 21वां गोल्डन ग्लोब 2024 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। यह अमेरिका के लॉस एंजल्स में आयोजित हुआ था, ठीक है। इसमें जो है गोल्डन ग्लोब 2024 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड देखेंगे तो क्रिस्टोफर नोलर को जो है वो ओपेनहाइमर फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है सिलियन को मिला है, सिलियन मर्फी को ओपेनहाइमर के लिए मिला है। और बेस्ट एक्टर महिला जो है लिली ग्लेड स्टोन, है ना। ये इसकी फिल्म है फ्रेंड, इसकी फिल्म है किला किलर ऑफ द फ्लावर मून के लिए इसे मिला है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, है ना, ओपेनहाइमर के बारे में। अगला देखते हैं फ्रेंड, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आईओए के नए सीईओ कौन बने हैं? तो रघुराम अय्यर जो है वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नए सीईओ बनाए गए हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बताएं। तो फिर अयोध्या एयरपोर्ट जो शिलान्यास हुआ है इधर 22 जनवरी से 2 दिन पहले ही, तो उस एयरपोर्ट का नाम रखा गया है महर्षि वाल्मीकि
इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। हम लोग 10 जनवरी का करंट अफेयर देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 के विजेता कौन है? फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 के विजेता है सात्विक साईराज रिक्की रेड्डी, जो कि वो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और यह महाराष्ट्र के हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है चिराग शेट्टी सेही, जो है वो ये आंध्र प्रदेश के हैं। इन दोनों को जो है बेस्ट जोड़ी का अवार्ड मिला है, ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों ने मिलकर काफी स्लैम जीता हुआ है, ये दोनों की जोड़ी, ठीक है। अगला देखते हैं, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023, जिसमें वो मंजूषा कंवर और कविता सेल्वराज, मंजूषा कंवर जो बैडमिंटन खेलती है, कविता सेल्वराज जो है वो, है ना, वो भी क्या खेलती है तो कबड्डी खेलती है। और विनीत कुमार शर्मा जो है वो हॉकी खिलाड़ी, जिसे ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स हम लोग इस चैनल पे ना करंट अफेयर्स का जो है ना शॉर्ट्स वीडियो भी डाल देते हैं, जैसे जितना को अवार्ड मिला हुआ है ना वो सब हम लोग डाल दिया करते हैं। फ्रेंड्स वो लोग आप जाके शॉर्ट्स में देख सकते हैं, हमारा शॉर्ट्स वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ से काफ़ी आपका करंट तैयार हो सकता है। अगला देखते हैं, कितने खिलाड़ियों को, वेरी इंपॉर्टेंट, अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो फिर टोटल जो है वो 26 ऐसे खिलाड़ी हैं जिसे अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो फिर हम लोग इन 26 खिलाड़ी का लिस्ट जो है शॉर्ट्स वीडियो में डाल दिए हैं, है ना, वो आप लोग फ्रेंड जरूर देख लेंगे वहाँ से, ठीक है। अगला देखते हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोच के लिए दिया गया है 2023। तो ऐसे 5 कोच हैं जिसे द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोच का पुरस्कार दिया गया। देखिए ललित कुमार कुश्ती के कोच हैं जिसे द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर ला आउटस्टैंडिंग कोच का अवार्ड मिला। आर वी रमेश शतरंजन के लिए, महावीर प्रसाद सैनी पैरा एथलेटिक के लिए, शिवेंद्र सिंह हॉकी के लिए, गणेश प्रभाकर जो है वो मलखम्ब के लिए, इन सभी कोच को जो है वो, है ना, द्रोणाचार्य लाइफ अचीवमेंट, है ना, कोच 2023 का अवार्ड दिया गया है। अगला देखते हैं फ्रेंड, द्रोणाचार्य उत्कृष्ट कोच 2023 का पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य उत्कृष्ट कोच 2023 का पुरस्कार जो है, जो लाइफ टाइम श्रेणी में, है ना, जसकीरत सिंह, ये गोल्फ के कोच हैं, इसे मिला है, ठीक है। उसके बाद है भास्करन ई, कबड्डी में मिला है। उसके बाद जयंत कुमार पुसीलाल टेबल टेनिस के कोच हैं, जिसे लाइफ टाइम श्रेणी में उत्कृष्ट कोच 2023 का सम्मान मिला, ठीक है। ये द्रोणाचार्य पुरस्कार से रिलेटेड हम लोग शॉर्ट्स वीडियो डाले हुए हैं। अब देखते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 जो है वो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर 19 अमृतसर इसको दिया गया, और इसकी स्थापना जो है 1969 में हुई थी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। 11 जनवरी 2024 का करंट अफेयर देखें, स्टार्ट करते हैं। फ्रांस के सबसे कम उम्र के युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फिर वो ग्रेवियन अटल जो है वो फ्रांस के सबसे कम उम्र के और समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं, ग्रेवियर अटल। इससे पहले जो है फिर वो एलिजाबेथ बॉर्न जो है वो फ्रांस की प्रधानमंत्री थी, ठीक है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है तो एमेनुअल मैक्रोन जो है वो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। समझिए क्वेश्चन क्या है, सबसे कम उम्र के युवा और पहले समलैंगिक, है ना, गे प्रधानमंत्री, तो ग्रेवियन अटल फ्रांस के, ठीक है। और इससे पहले जो वो एलिजाबेथ बॉर्न जो है वो फ्रांस की प्रधानमंत्री थी। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है तो एमेनुअल मैक्रोन है। भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो फिर वो है शेरिंग तोबगे। शेरिंग तोबगे जो है भूटान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। यह दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इनका कार्यकाल जो है वो 13 से 18 तक था, पहला कार्यकाल। इस इससे पहले वो 13 से 18 तक के व्यक्ति बने थे, अब वो फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। वो जो है पीडीपी, किस पार्टी कहते थे तो पीडीपी पार्टी कहते हैं, जिसे पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी कहते हैं, ठीक है। भूटान में जो है वो राजा का शासन होता है और राजा ही मुख्य पावर में रहता है, ठीक है। अभी प्रेजेंट में कौन है वहाँ के तो जिमगे खेसर वांगचू जो है वो भूटान के राजा हैं। तो भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं तो शेरिंग तोबगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, दूसरी बार बने हैं। किस पार्टी से है तो पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं फिर, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइब्रेंट गुजरात समिट जो है उससे रिलेटेड है। देखिए अहमदाबाद से साबरमती आश्रम के बीच, है ना, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो वो रोड शो किया, लगभग 3 किलोमीटर लंबा। यह रोड शो जो है वो वाइब्रेंट गुजरात समिट के दौरान
है ना, किया गया है। ठीक है, यह वाइब्रेंट गुजरात समिट जो है वो 2003 से आयोजित किया जाता है हर 2 साल में। वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन फ्रेंड्स क्यों किया जाता है, जो गांधीनगर में किया जाता है, इन्वेस्टमेंट के लिए, गुजरात में इन्वेस्टमेंट करें, है ना। इसमें जो है लगभग 34 भागीदार देश शामिल हुआ और उद्योगपति शामिल हुए इसमें, गुजरात वाइब्रेंट प्रोग्राम में, जिसमें यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान भी आए थे, जिसके साथ उन्होंने जो है वो रोड शो किया। ठीक है, गुजरात जो है क्या है ना, अभी प्रेजेंट में डेवलपमेंट इतना हुआ है कि वहाँ पे गुजरात को पेट्रो रसायन के रूप में उभरी है गुजरात, है ना। काफी इंपॉर्टेंट वहाँ पे है ये, मतलब इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, अपने स्टेट में इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए, है ना। गुजरात जो है वो वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजित किया जाता है हर 2 साल में, जिसमें लगभग 3400 देश शामिल होते हैं और कई उद्योगपति भी इसमें शामिल होते हैं। तो फिर कौन, यूएई के राष्ट्रपति के साथ उन्होंने रोड शो किया है। तो यूएई के प्रधानमंत्री कौन थे, मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। यूएई में मुद्रा कौन चलती है, तो यूएई दिरहम चलती है। ठीक है, वाइब्रेंट गुजरात समिट, इससे रिलेटेड हम लोग अगले वीडियो, अगले करंट अफेयर्स में और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पहले भारतीय का नाम बताएं जो, है ना, बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला भारतीय है जो फिर वो बिम्स्टेक का क्या बना है, तो महासचिव बना है। तो फिर इंद्र मणि पांडे कौन बने हैं, तो इंद्र मणि पांडे। इसका कार्यकाल जो है वो 3 साल का होगा। इंद्र मणि पांडे जो है वो बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय हैं। इंद्र मणि पांडे जो है इससे पहले यूएन ऑफिस में अस्थायी प्रतिनिधि थे। अब यूएन ऑफिस में अस्थायी प्रतिनिधि को अरिंदम वांगची बने हैं, बिम्स्टेक में अस्थायी प्रतिनिधित्व, सॉरी, यूएन में अस्थायी प्रतिनिधित्व। ठीक है, और इंद्रजीत पांडे जो वो बिम्स्टेक के अस्थायी प्रतिनिधि बने हैं। तो बिम्स्टेक के बारे में जान लेते हैं। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है, द वे ऑफ बंगाल, है ना, इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसका मुख्यालय जो है वो ढाका बांग्लादेश में है। इसका गठन जो है 1997 हुआ था। जो कि टोटल 7 देश है, भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है, इतना पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। बिम्स्टेक में पहली बार को भारतीय जो है वो महासचिव बना है, वो नाम है इंद्रमणि पांडे। ये आप ध्यान रखें फ्रेंड्स, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने जनवरी 2024 में पहली बार अलग खेल विभाग बनाया। तो ऐसा करने वाला है बिहार। बिहार जो है 8 जनवरी को नया खेल विभाग बनाया है ना, जिसके मंत्री है जीवेंद्र कुमार राय, जितेंद्र कुमार राय। जितेंद्र कुमार राय को फिर वो खेल विभाग का मंत्री बनाया गया है। राज्य में फिर विभाग होता है, सेंट्रल में मंत्रालय होता है, केंद्र में। ठीक है, तो जितेंद्र कुमार राय के पास जो है वो कला, संस्कृति, युवा मामले के मंत्री मंत्री वो पहले से है। ठीक है, अब से वो खेल विभाग का भी मंत्री बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व युद्ध अनाथ दिवस। विश्व युद्ध अनाथ दिवस जो वो 6 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस। विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस, और ये 2006 से मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। इस बार विश्व हिंदी दिवस का थीम था हिंदी, पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना। ये जो है विश्व हिंदी दिवस 2024 का थीम था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिर, कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज। ठीक है, कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज की एक रिपोर्ट के अनुसार साल में सबसे ज्यादा गर्म साल कौन सा रहा है। तो ये क्लाइमेट, देखिए, कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज चेंज जो है वो यूरोपीय संघ की एक एजेंसी है जो क्लाइमेट पे अपना रिपोर्ट देती है। उसके अनुसार जो है वो एक साल का सबसे ज्यादा गर्म वर्ष कौन रहा है, तो ये 2023 रहा है ना। कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज जो है वो, जो यूरोपीय संघ की एक एजेंसी है, वो 9 जनवरी को यह रिपोर्ट लाई है। ठीक है, जिसमें कहा गया है कि पिछले 1 लाख साल का सबसे ज्यादा गर्म अगर कोई साल है तो वो 2023 का साल है। ठीक फ्रेंड्स, यूरोपीय संघ की एक एजेंसी है जिसका नाम है कॉपरनिकस, उन्होंने यह बताया। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, डीआरडीओ ने सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है, तो फिर उसका नाम है उग्रम। उग्रम नाम का एक स्वदेशी असॉल्ट राइफल डीआरडीओ ने सशस्त्र बलों के लिए, है ना, लॉन्च किया है। और इसका उग्रम का अर्थ होता है क्रूर, है ना। उग्रम नाम से लग रहा आपको, उग्रम, है ना, उग्रम का अर्थ होता है क्रूर। ठीक है, जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। ये क्या, तो स्वदेशी रसोल्ट राइफल है जो भारतीय सेना को दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि हुई थी, मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी तो
जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री का निधन जो है वो 1966 ईस्वी में उज्बेकिस्तान में हुआ था। उज्बेकिस्तान में हुआ था ताशकंद समझौते के समय। ठीक है, 12-13 जनवरी का करंट अफेयर देखेंगे। देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या है और किस जगह स्थित है, जिसका उद्घाटन जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को किया। तो फ्रेंड ये है अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा अटल सेतु, ये मुंबई में है। इसकी आधारशिला जो है पीएम मोदी द्वारा 2016 में रखी गई थी, जिसका उद्घाटन उन्होंने 12 जनवरी 2024 को किया, है ना। यह जो है देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है। इसका नाम देखिए बहुत बड़ा है, लेकिन ध्यान रखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा अटल सेतु, ये जो है बम्बई में स्थित है, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया और यह देश के सबसे लंबे समुद्री पुलों में से एक है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है। देखिए तिमोर लेस्ते देश के राष्ट्रपति पहली बार भारत यात्रा पे आए। पीएम मोदी ने उन्हें किस गठबंधन में शामिल होने का आमंत्रण किया है। फिर वो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA, जिसका गठन जो है वो 2015 में किया गया था। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। तो तिमोर लेस्ते जो है वो, है ना, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सदस्य बन गया है। अभी हम लोग रिसेंटली कल परसों का न्यूज है ना, एक नया माल्टा माल्टा देश जो है वो भी ISA का सदस्य बना है। 119वां संगठन का सदस्य बना है तिमोर लेस्ते। ठीक है, अगला देखते हैं। आपदा प्रतिरोध बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन CDRT, इन दोनों में संगठन में शामिल होने का लिए, है ना, आमंत्रण दिया है मोदी जी के द्वारा। एक तो ISA हो गया और एक आपदा प्रतिरोध बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन है CDRT, जिसका गठन 2019 में हुआ था। इन दोनों संगठनों में पीएम मोदी ने तिमोर लेस्टे को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। फिर तिमोर लेस्टे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तिमोर लेस्टे जो है वो सबसे युवा देश है और इसे 2002 में आज़ादी मिली थी। कभी यह इंडोनेशिया के अधीन रहा, कभी UN के अधीन रहा। ये 2002 ईस्वी में ये आज़ादी मिली। इसकी राजधानी जो है वो दिल्ली, है ना, तिमोर लेस्टे की राजधानी है दिल्ली। राष्ट्रपति जो है जोस रामोस होर्टा, ये राष्ट्रपति यहाँ के। प्रधानमंत्री जो है वो जनाना गुसमाओ जो है वो तिमोर लेस्टे के प्रधानमंत्री। मुद्रा है US डॉलर। अब जो है सिर्फ जो है पूर्वी तिमोर सेटावो केवल सिक्का है जो वहाँ चलता है, बाकी यहाँ पे US डॉलर चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए लाल सागर में जहाज पर हमले का बदला लेने के लिए किस देश की सेना ने यमन के हुती विद्रोह के इलाकों में जो है दर्जनों मिसाइल दागी है। तो अमेरिका और ब्रिटेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन इसराइल और फिलिस्तीन का जब से मामला चला है ना, तब से ब्रिटेन, तब से जो अमेरिका से रिलेटेड जितना भी विमान है उन सभी पे जो है वो हमला किया जा रहा है हुती विद्रोहियों के द्वारा। तो इसी विद्रोही का जवाब देने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन के साथ मिलकर जो है हुती विद्रोहियों के इलाके पे जो है वो बमबारी किया गया। इसमें आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अमेरिका जो है वो चीन से मदद मांगा है, क्योंकि चीन से रिलेटेड कोई भी अगर जहाज जा रहा है लाल सागर होते हुए, उसमें होती विद्रोह जो है वो हमला नहीं कर रहा है, लेकिन अमेरिका से रिलेटेड अगर कोई भी विमान जा रहा है तो उसमें हमला हुआ जा रहा है। तो फिर लाल सागर से अगर व्यापार नहीं हो पाएगा तो पूरा अफ्रीका टर्न लेके हुए अमेरिका जाना पड़ेगा, तो काफी व्यापार के लिए नुकसान है। इस वजह से अमेरिका ने जो है चीन से इस मैटर में मदद मांगा है। ठीक है, ये हम लोग आगे देखेंगे। अगला देखते हैं फिर। दक्षिणी अफ्रीका ने किस देश पर गाजा में नरसंहार का आरोप लगाकर, है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस दायर किया है। इसने क्या है तो दक्षिण अफ्रीका ने गाजा में नरसंहार के आरोप में इजराइल को जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ में केस किया है इजराइल पे। दक्षिण अफ्रीका, है ना, दक्षिण अफ्रीका जो है वो गाजा पे हमले के आरोप में इजराइल पे जो मतलब नरसंहार के आरोप इजराइल पे लगाया और वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस दायर किया है। फिर दक्षिण अफ्रीका के बारे में जान लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति है सिरिल रामाफोसा। इजराइल के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, ये सब घटना आप जानते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। तो वो रखा है अपना गुजरात ने। गुजरात जो है वो 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र पटेल। GDP में, भारत का GDP में 10% का योगदान देने का लक्ष्य रखा है कौन? तो गुजरात। ठीक है, ध्यान रखें फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद रशीद खान का निधन 9 जनवरी 2024 को हो गया। वह कौन थे? तो फिर उस्ताद रशीद खान जो है क्या थे? संगीतकार थे, जिसका निधन 9 जनवरी 2023 को हो गया। इसका गाना था एक, आएंगे जब तुम वो साजना, है ना, इस टाइप से उन्होंने गाना गाया था। उस्ताद रशीद खान की ये बोली थी। ठीक है, उन्हीं का निधन हो गया, वो एक संगीतकार थे। अगला देखते हैं, भारत की किस सिंगर ने क्लाइमेट कंसर्ट में जो है वो क्लाइमेट कंसर्ट में 140 भाषाओं में गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। भारत का किस सिंगर ने? तो भारत की सिंगर है वो सुचिता सतीश, वेरी इंपॉर्टेंट। सुचिता सतीश जो है वो भारतीय सिंगर है जो क्लाइमेट कंसर्ट में 140 भाषाओं में गाना गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वह केरल की रहने वाली है सुचिता सतीश। यह जो है वो क्लाइमेट कंसर्ट जो दुबई में आयोजित हुआ था, वो 9 घंटे में 140 भाषाओं में गाया है। ठीक है, COP20, है ना, COP20 का जो है 140 देश भाग भाग लेता है।
उसी वजह से 140 भाषाओं में उन्होंने ये गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सुचिता सतीश, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, एप्पल को पछाड़कर जनवरी 2024 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? वो माइक्रोसॉफ्ट, $2.87 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ। तो फिर एप्पल को पछाड़कर जनवरी 2024 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो माइक्रोसॉफ्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सलाह देते हैं, केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक अधिग्रहणक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो समीर कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय के अंतरिम अंतरिम सचिव और महानिदेशक के रूप में समीर कुमार सिन्हा को उन्होंने नियुक्त किया है। बड़ी का करंट अफेयर देखेंगे। देखिए, ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो फिर ताइवान के नए राष्ट्रपति जो है विलियम लाई चिंग ते जो है वो ताइवान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, अगला है, मशहूर क्लासिकल सिंगर प्रभा आत्रे का निधन हो गया 13 जनवरी 2024 ईस्वी को। उन्हें कौन सा सम्मान मिला था? तो फिर प्रभा आत्रे जी को पद्म भूषण 2002 ईस्वी में, पद्म श्री 1990 ईस्वी में और पद्म विभूषण जो है वो 2022 ईस्वी में मिल चुका है। और प्रभा आत्रे जो है वो किराना घराने से संबंध रखती थी, जिसका निधन हो गया 13 जनवरी को। प्रभा आत्रे कौन की? तो है ना, मशहूर क्लासिकल सिंगर थी। अब हम लोग देखते हैं स्वच्छ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 जो 2024 में जारी हुआ। देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023, इसका इस बार थीम था रिड्यूस रिसाइकल रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल, जिसे ट्रिपल आर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी कॉन्सेप्ट मिलता है, ट्रिपल आर का कॉन्सेप्ट क्या है, मेंस में क्वेश्चन बनता है। तो ट्रिपल आर का कॉन्सेप्ट यही है, रिड्यूस रीयूज और रिसाइकल। ठीक है, थर्ड आर। तो हम लोग स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पे कुछ पॉइंट की नजर डालेंगे। देखिए, 1 लाख से अधिक आबादी वालों में प्रथम पुरस्कार मिला है इस शहर को। तो फिर इंदौर और सूरत को 1 लाख से अधिक आबादी वाले स्वच्छ शहरों में इंदौर और सूरत को जो वो प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, इंदौर जो है 7वीं बार प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंदौर 7वीं बार प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, शहरी आवास कार्य मंत्रालय द्वारा जो है यह स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया जाता है। और शहरी आवास कार्यान्वयन मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी जो है वो मंत्री है। ठीक है, दिल्ली स्थित भारत मंडपम में यह पुरस्कार समारोह आयोजित हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 लाख से अभी अधिक आबादी वाले शहरों में प्रथम पुरस्कार इंदौर और सूरत को दिया गया है। इंदौर जो है 7वीं बार से लगातार प्रथम स्थान पे है। इसी से रिलेटेड हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने 2026 तक सभी शहरों को कचरा मुक्त का लक्ष्य होने का लक्ष्य रखा है। 2026 तक सभी शहरों को कचरा मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 1 लाख से कम आबादी वाले में प्रथम पुरस्कार, 1 लाख से अधिक आबादी वाले में देख लीजिए, फिर इंदौर और सूरत को प्रथम पुरस्कार मिला। 1 लाख से कम आबादी वालों में प्रथम पुरस्कार जो है वो सासवड महाराष्ट्र का शहर है, उसे मिला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, जिसके मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी। 1 लाख से अधिक वाले में इंदौर और सूरत, 1 लाख से कम वाले में सासवड जो कि महाराष्ट्र का है, उसको प्रथम अवार्ड मिला है। शहरी एवं है ना, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं छावनी। किस छावनी बोर्ड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का शीर्ष अवार्ड मिला? तो छावनी बोर्ड कौन है? तो महू कैंट। महू कैंट छावनी बोर्ड मध्य प्रदेश को जो है वो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का शीर्ष अवार्ड मिला। टोटल जो है 61 है ना कंटेनमेंट बोर्ड में से, मतलब टोटल 61 छावनी बोर्डों में से महू कैंट मध्य प्रदेश को जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में शीर्ष अवार्ड में रखा गया। अगला देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में शीर्ष अवार्ड किसे मिला है? तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के स्वच्छ गंगा शहरों की सूची में वाराणसी उत्तर प्रदेश जो है वो प्रथम स्थान पे है। और अपना बिहार का पटना जो है वो 6th रैंक पे है स्वच्छ गंगा शहरों की सूची में। टोटल जो है वो 88 स्वच्छ गंगा शहरों को इस लिस्ट में शामिल किया गया था, जिसमें वाराणसी को प्रथम स्थान पे है और टॉप 3 जो है वो यूपी के ही शहर है। फ्रेंड्स, हम लोग इस चैनल पे ना इस टाइप का सारा डाटा हम लोग क्या किए ना, शॉर्ट्स वीडियो बना के डाले हुए हैं, आप लोग फिर जरूर जाके देखें। तो फिर स्वच्छता सर्वेक्षण में गंगा शहरों में शीर्ष स्थान पे मतलब स्वच्छ कौन है? तो वाराणसी है। पटना का 6वां स्थान है, टोटल 88 देशों 88 शहरों में से। ठीक है, लगातार टॉप 3 में कौन है? तो यूपी का शहर है। ठीक है, ध्यान रखें। देखिए, अब अगला देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है महाराष्ट्र। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिहार का रैंक जो है वो 77वां स्थान है। ठीक है, प्रदर्शन करने में। अब अगला देखते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस जो वो 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद की जन्म उत्सव के दिन, जिसकी जन्म जो है वो 12 जनवरी 1863 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। तो ये 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर पूछ देगा, इसलिए हम लोग बगल में इसको लिख लिए हैं, वो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय सेना दिवस। तो फिर 15 जनवरी, वेरी इंपॉर्टेंट, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 1949 में जनरल
है ना, केम केरिया भारतीय सेना का कमांडर इन चीफ इसी दिन बनाए गए थे। इसी वजह से भारतीय नौसेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, पहला है ना, पहला सेना दिवस बनाया गया था। अगला देखते हैं, किस राज्य में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव जनवरी 2024 में आयोजित किया गया? राजस्थान के बीकानेर में। राजस्थान के बीकानेर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव जनवरी 2024 का आयोजन किया गया, राजस्थान के बीकानेर में। 16 जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स देखते हैं। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की सालाना मीटिंग किस शहर में 15 जनवरी 2024 ईस्वी को शुरू हुई है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक जो है वो दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई, और हर साल जो है वो दावोस स्विट्जरलैंड में ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक होती है। इस बार की बैठक की थीम थी रीबिल्डिंग ट्रस्ट, मतलब विश्वास का पुनः निर्माण। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना जो है वो 1971 ईस्वी में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड जनेवा में स्थित है। तो जनेवा का एक शहर है कोलोगनी जनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मुख्यालय, जिसकी स्थापना 1971 ईस्वी में हुई थी, और इसकी सालाना बैठक 15 जनवरी 2024 को जो हुई है इस बार दावोस स्विट्जरलैंड में ही, और यह हमेशा इसी जगह शहर में होता है। ठीक है, आप रिवाइज करें फ्रेंड, देख देख के, सुन सुन के। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता से दुनिया में कितनी प्रतिशत नौकरियां जाने का खतरा है? आर्टिफिक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल काफी चर्चा में है, AI आने से, है ना। IMF के अनुसार, IMF ने कहा है, उसके अध्यक्ष गए हैं कि 40% नौकरियां जाने का खतरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से। ठीक फ्रेंड्स, और IMF के चीफ कौन है? तो क्रिस्टियानो जॉर्जिएवा ने, है ना, कहा है कि IMF के जो मुख्य सचिव है वो, मतलब चीफ है वो, कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से दुनिया भर में जो है वो 40% नौकरियों जाने की खतरा है। सही बात भी है। IMF के चीफ कौन है? तो क्रिस्टियानो जॉर्जिवा। IMF का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है, और IMF की स्थापना जो है वो 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, 90 एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आधिकारिक नारा मतलब स्लोगन क्या है? तो फ्रेंड, 90 एशियाई शीतकालीन खेल जो कि 2025 का आधिकारिक नारा क्या है? तो फिर वो ड्रीम्स ऑफ विंटर लव अमॉन्ग एशिया, मतलब इसका मतलब होता है सर्दियों का सपना एशिया के बीच प्यार। ये जो है वो 90 एशियाई शीतकालीन खेल जो 2025 में आयोजित होने जा रहा है वो चीन के हेगोंग जियांग में होने जा रहा है। उसका यह क्या है? स्लोगन है ड्रीम ऑफ विंटर लव अमॉन्ग एशिया। इसका हिंदी मतलब होता है सर्दियों का सपना एशिया के बीच प्यार। और 90 एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का फ्रेंड शुभंकर क्या है? बिन बिन और नीनी, है ना, बिन बिन नीनी जो है वो 90 एशियाई शीतकालीन खेल जो 2025 में चीन में होने जा रहा है उसका थीम है, उसका शुभंकर है। ठीक फ्रेंड्स, अब अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013-14 से 2022-23 मतलब इन 9 वर्षों के दौरान कितने लोग जो है वो बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं? तो फिर वो 24.82 करोड़ लोग। भारत की जनसंख्या का लगभग 11.28% लोग जो है वो पिछले 2013-14 से 2022-23 में पिछले 9 साल में बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। यह रिपोर्ट जो है वो नीति आयोग का यह रिपोर्ट है। तो नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, इसके CEO कौन है? तो VB सुब्रमण्यम जो है वो इनके CEO हैं, और इसके उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। तो फिर ये नीति आयोग का बहुआयामी गरीब रिपोर्ट जारी किया जाता है, उसका आधार है हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। टोटल 12 इंडिकेटरों पे बहुआयामी गरीबी निकाला जाता है। ठीक है, इनमें जो है यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश और राजस्थान लार्जेस्ट डिक्लाइंड इन नंबर ऑफ बहुआयामी गरीबी ड्यूरिंग द 9 ईयर, मतलब इन 9 सालों में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जो है वो मतलब अच्छा प्रदर्शन किया है बहुआयामी गरीबी सूचकांक में इन 9 वर्षों में। ठीक है, तो नीति आयोग की रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया है कि बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने में भारत के 24.82 करोड़ लोग, प्रतिशत में 11.28% लोग जो है वो बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक फ्रेंड्स, अगला देखते हैं फिर, डेनमार्क के नए सम्राट का नाम बताएं। तो फिर वो फेडरिक्स एक्स जो है वो डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं। इससे पहले जो है उसकी माँ थी, उसका माँ कौन सी? तो मार्गरेट द्वितीय जो है डेनमार्क की सम्राटनी थी, है ना, जिन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद उसके बेटे फेडरिक एक्स जो है वो डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं। हम डेनमार्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डेनमार्क की राजधानी जो है वो कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। डेनमार्क की मुद्रा जो है डेनिश क्रोन डेनमार्क की मुद्रा है, और डेनमार्क के प्रधानमंत्री है मेटे फेडरिक्सन जो है वो डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं। डेनमार्क के पड़ोसी देश देख लेंगे तो नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी दो समुद्रों से घिरा हुआ है। ठीक है, नॉर्थ सी और है ना बेल्टिक सी जो है वो डेनमार्क से घिरा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शायर मुनव्वर का निधन हो गया।
24 जनवरी 2024 को किस पुस्तक के लिए उर्दू भाषा के लिए उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका था? तो फिर वो सहदावा, या तो शाहदावा, साहित्य के क्षेत्र में जो फिर वो है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है सर्वोच्च पुरस्कार है। और मुनव्वर जी का जो निधन हो गया वो उर्दू भाषा के लिए सहदावा के लिए उसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल चुका था। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं फ्रेंड, पुस्तक गांधी ए लाइफ इन थ्री कैंपेन्स लिखा है। तो गांधी ए लाइफ इन थ्री कैंपेन्स जो है वो एम जे अकबर ये पुस्तक लिखे हैं। इसके प्रस्तावक ना जो है, इसकी प्रस्तावना कौन लिखे हैं? तो के नटवर सिंह जो है वो गांधी ए लाइफ इन थ्री कैंपस के जो है वो प्रस्तावना लिखे हैं, और ये पुस्तक लिखे हैं M.K. अकबर। ठीक फ्रेंड्स, इतना आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है? तो फिर केरल राज्य सरकार ने एंटीबायोटिक के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है। तो केरल राज्य सरकार ने, अमृत का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड? एंटी माइक्रो एंटी माइक्रोबाइल रेसिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। ठीक है, ये अमृत का फुल फॉर्म हो गया। एंटीबायोटिक के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत चलाया गया है केरल सरकार के द्वारा। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो फिर पी विजयन जो है वो केरल के मुख्यमंत्री है। गवर्नर जो है आरिफ मोहम्मद खान केरल के गवर्नर है, और केरल की राजधानी जो है वो तिरुवनंतपुरम है। फ्रेंड्स, हम लोग इस सबसे रिलेटेड जो है हम लोग शॉर्ट्स वीडियो भी डालते हैं फ्रेंड, करंट अफेयर्स का काफी इंपॉर्टेंट हम लोग शॉर्ट्स का नोट्स डालते हैं फ्रेंड, है ना, आप जरूर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, झारखंड सरकार ने जनवरी 2024 में कितने जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया? कितने जिले के 158 ब्लॉक को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है झारखंड सरकार द्वारा? तो फिर वो 17 जिले के 158 ब्लॉकों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि फिर औसत से कम वर्षा हुई है झारखंड में। ठीक है, जिसमें क्या हुआ ना, 20% कृषि सिंचाई, 20% जो है कृषि जो है झारखंड में सिंचाई से होती है, बाकी वर्षा पे आधारित है। तो फिर क्या हुआ ना, वर्षा इस बार औसत से कम हुआ है, जिस वजह से झारखंड सरकार ने अपने 17 जिले के 158 ब्लॉकों को जो है वो सूखाग्रस्त घोषित किया है। हम लोग 17-18 जनवरी का करंट अफेयर देखेंगे। देखिए, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला दुनिया का तीसरा देश कौन बन गया है? फिर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है ईरान। ईरान से पहले अमेरिका जो है वो 2011 में पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर चुका है, और भारत जो है वो 2016 में पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है, और अब ईरान जो है ऐसा तीसरा देश बन गया है जो पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, मतलब उसके सीमा क्षेत्र में घुसकर वार करना, है ना, इसे आप सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। देखिए, क्या हुआ था ना, ईरान ने पाकिस्तान के जैश अल अदर, एक आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान के, उसके ठिकाने पर बम बरसाया। कब? तो जनवरी 2024 में, और यह बलूचिस्तान इलाके में पड़ता है जहां इराक ने बम बरसाया, ईरान ने, सॉरी। इसके बाद जो है पाकिस्तान ने भी इसका जवाब में बम बरसाया। जब पाकिस्तान ने इसका जवाब में बम बरसाया तो उस समय जो है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है ईरान में ही थे। ठीक है फ्रेंड, तो काफी हॉट टॉपिक मुद्दा उस टाइम हो गया था ना, तो आप ध्यान रखेंगे बात। तो तीसरे देश बन गया है ईरान जो पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया है। फिर ईरान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ईरान की राजधानी जो है वो तेहरान जो है ईरान की राजधानी है। ईरान की मुद्रा है रियानी रियाल, ईरानी रियाल जो है ईरान की मुद्रा है। और ईरान के राष्ट्रपति कौन है? तो इब्राहिम रहीसी जो है वो राष्ट्रपति है ईरान के। ईरान के पड़ोसी देश देख लेते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की, इराक और कैस्पियन सी टच करता है ईरान से। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखते हैं। तो पाकिस्तान पे भी चर्चा हुआ, तो पाकिस्तान पे भी जान लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, राष्ट्रपति है आरिफ अलवी, और प्रधानमंत्री है अनवार उल हक काकर, और पॉपुलेशन जो है लगभग 24 करोड़ के आसपास है पाकिस्तान की। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम में काफी कभी पूछा जाता है। अगला देखते हैं, किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू की प्रजाति घूमती हुई पाई गई जो हिमालयी काले भालू से बहुत अलग है? ये फिर ना पर्यावरण प्राकृतिक से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम में काफी पूछा भी जाता है ये सब। अभी के टाइम में ना ये सब कुछ टाइप के क्वेश्चन काफी प्रासंगिकता रखती है, आप ध्यान रखेंगे। तो फिर वो सिक्किम में पाया गया है। देखिए, सिक्किम में जो है, सिक्किम राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू की प्रजाति घूमती हुई पाई गई जो हिमालय काले भालू से काफी अलग है। ये जो है सिक्किम में ऊंचाई वाले, है ना, ऊंचाई वाले इलाके में पाया गया, सिक्किम के काफी ऊंचाई वाले इलाके में पाया गया ये दुर्लभ प्रकार का भालू, जो कि हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाला भालू से काफी भिन्न था। तो फ्रेंड, सिक्किम ध्यान रखेंगे। तो सिक्किम के बारे में जान लेते हैं। तो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तवांग, और राजधानी जो है वो गैंगटॉक, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखते हैं फ्रेंड, किन देश ने दक्षिण पश्चिम रेकजेंस प्रायद्वीप, मतलब पेनिसुला, प्रायद्वीप को पेनिसुला कहते हैं, पेनिसुला में शक्तिशाली भूकंप के बाद ज्वालामुखी विस्फोट के डर से आपातकाल की घोषणा की है। तो वो है आइसलैंड। आइसलैंड के जो है दक्षिण पश्चिम रेजेंस प्रायद्वीप पेनिसुला में शक्तिशाली भूकंप के बाद ज्वालामुखी विस्फोट की डर से जो है आपातकाल की घोषणा की गई है। तो आइसलैंड, आइसलैंड में जो टोटल 33 सक्रिय ज्वालामुखी है आइसलैंड में। तो फिर तो डर तो स्वाभाविक बनता है ना। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी द्वारा दिसंबर 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो पेट कमिंस को जो आईसीसी द्वारा दिसंबर 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, वो कप्तान भी है।
ठीक है। और महिला में आईसीसी दिसंबर 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो दीप्ति शर्मा कौर को चुना गया है। ठीक है, इतना आप ध्यान रख लेंगे। अगला देखते हैं फिर राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। तो फिर राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है वो 16 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, नेशनल स्टार्टअप डे, यह जो है 2016 से शुरू किया गया है स्टार्टअप डे मनाना। ठीक है, इसमें क्या आता है ना, $1 अरब से ज़्यादा वैल्यू वाले स्टार्टअप को जो है वो यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है। 100 से अधिक ज़्यादा स्टार्टअप ऐसे हैं भारत में जो $1 अरब से ज़्यादा वैल्यू वाले स्टार्टअप हैं। तो फिर वो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, जो स्टार्टअप $1 अरब से ज़्यादा का वैल्यू वाला होता है उसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है, और ऐसा यूनिकॉर्न स्टार्टअप जो है वो भारत में 100 से ज़्यादा है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है फ्रेंड, आप ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं मेघालय गेम्स के 5वें संस्करण का उद्घाटन। तो फिर मेघालय गेम्स के 5वें संस्करण का उद्घाटन जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। मेघालय के टूरा शहर में होगा ये मेघालय गेम्स का 5वां संस्करण, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर मेघालय पे डिस्कस करें तो मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है, तो कॉनराड शर्मा मेघालय के मुख्यमंत्री हैं, और गवर्नर जो है वो फगू चौहान जो है वो मेघालय के गवर्नर है। ठीक है, अगला देखते हैं फ्रेंड विश्वनाथ आनंद को पक्ष पछाड़कर नंबर 1 भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बना है। तो विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर नंबर 1 भारतीय शतरंज खिलाड़ी जो है वो आर प्रज्ञानंद बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, विश्वनाथ आनंद प्रथम भारतीय शतरंज खिलाड़ी। देखिए, चीन के चीन के टिनलिंग को हराकर आर प्रज्ञानंद जो है वो विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर नंबर 1 भारतीय शतरंज खिलाड़ी बन गए। तो नंबर 1 भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन थे, तो विश्वनाथ आनंद। तो फिर चीन में जो चीन के तीन लिंग को हराकर आर प्रज्ञानंद जो है वो नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं भारत के। आर प्रज्ञानंद का पूरा नाम होता है फ्रेंड रमेश बाबू प्रज्ञानंद, और ये प्रतियोगिता जो है टाटा स्टील टूर्नामेंट ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आईसीसी की, है ना, पहली महिला न्यूट्रल तटस्थ एम्पायर सू रेडफॉर्न, जो कि इंग्लैंड की है, मतलब विवाद सुलझाने वाला एम्पायर। जैसे खेल के बीच जो फ्रेंड्स क्या होता है, टकराव हो जाता है कभी कभी खिलाड़ियों के बीच, तो वही तटस्थ एम्पायर कहा जाता है उसे। तो आईसीसी की पहली महिला न्यूट्रल मतलब तटस्थ एम्पायर कौन बनी है, तो शू रेडफॉर्न जो इंग्लैंड की है आईसीसी की पहली न्यूट्रल महिला एम्पायर बनी है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। 19 जनवरी का करंट अफेयर देखें। शिक्षा मंत्रालय ने कितने उम्र के छात्रों को कोचिंग सेंटर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो फ्रेंड वेरी इंपॉर्टेंट है ये, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कोचिंग संस्थान में प्रवेश का प्रतिबंध लगा दिया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ऐसा इसलिए किया गया है फ्रेंड क्योंकि एक एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार कोचिंग संस्थान जो है वो भ्रामक ऐड दे देता है ना, 100% पास की गारंटी, ये वो फला ढिमकाना टाइप से बहुत से चीज देता है, जिससे क्या होता है ना, आत्महत्या के आंकड़े में वृद्धि हो जाती है। भ्रामक वादे करते थे कोचिंग वाले, है ना, इस वजह से। और कुछ कुछ आईएएस पीसीएस कोचिंग पे भी कुछ पाबंदी लगाया गया है, वो सब हम लोग फ्रेंड शॉर्ट्स वीडियो में डाल चुके हैं। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है पे, तो धर्मेंद्र प्रधान जो है भारत के शिक्षा मंत्री है। तो फिर एनसीआरबी की रिपोर्ट के आधार पर है ना, उसी के तहत ये कानून बनाया गया है, मतलब प्रतिबंध लगा दिया गया है 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है वो कोचिंग संस्थान में जाने से। ठीक है फ्रेंड, इससे रिलेटेड हम लोग शॉर्ट्स वीडियो डाले हैं, वो जरूर देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चीन और फिलीपींस किस समुद्र में टकराव कम करने पर जनवरी 2024 ईस्वी में सहमत हुआ है। तो फिर चीन आ गया तो फिर दक्षिण चीन सागर ही होगा। चीन और फिलीपींस के बीच टकराव को कम करने के लिए सहमत हुआ है तो दक्षिण चीन सागर एरिया में। ठीक है, दक्षिण चीन सागर एरिया में चीन और फिलीपींस जो है वो अपने को दोनों में जो टकराव चल रहा था उसको कम करने में सहमत हुआ है। पिछले 1 साल से चीन और फिलीपींस के बीच जो है वो टकराव चल रहा था दक्षिण चीन सागर में। ठीक है, तो फिर फिलीपींस के बारे में देख रहे थे, तो फिलीपींस की राजधानी जो है वो मनीला जो है वो फिलीपींस की राजधानी है, और फिलीपींस के राष्ट्रपति जो है बुंग बुंग मार्कोस जो है फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं। फिलीपींस की मुद्रा जो है फिलिपियन पेसो, ये फिलीपींस की मुद्रा है। फिलीपींस जो है वो भारत के साथ, है ना, ब्रह्मोस मिसाइल डील 2012 हुआ, और फिलीपींस जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल भारत से लगातार खरीद भी रहा है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप ध्यान रख लेंगे। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, वर्ष 2024 के लिए असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव, वेरी इंपॉर्टेंट, से किसे सम्मानित किया गया है। असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव सम्मान से जो रंजन गोगोई, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, को सम्मानित किया गया है। वह राज्यसभा संसद है अभी प्रेजेंट में। और 2023 में जो है वो असम वैभव सम्मान जो है वो तपन सेकिया को दिया गया था, और रंजन गोगोई को जो असम वैभव सम्मान 2024 का मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखेंगे। और कुछ हम लोग असम के सम्मान के बारे में देख लेते हैं। असम वैभव सम्मान देख लीजिए, और असम सौरभ अवार्ड 2024, तो डॉक्टर किशन चंद्र नोरियाल और एलविस अली हजारिका, हिमा दास और नादी राम देवरी को जो है असम सौरभ अवार्ड 2024 मिला। ठीक है, उसके बाद है असम गौरव अवार्ड। असम गौरव अवार्ड जो है वो टोटल 9 लोगों को मिला है। ये 3 असम से रिलेटेड अवार्ड थे। आप फ्रेंड्स एक बार और वीडियो जोड़ देख के रिकॉल कर लेंगे। अगला देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग इंडिया 2023 कहाँ आयोजित हुआ। तो एशिया का सबसे बड़ा है, वेरी इंपॉर्टेंट हो गया ना, तो विमानन एक्सपो विंग इंडिया, क्या नाम है, विंग इंडिया 2024 का आयोजन जो है वो हैदराबाद में हुआ। हैदराबाद के, है ना,
बेगमपेट हवाई अड्डा में एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग इंडिया 2024 का आयोजित हुआ गया। इसका थीम है फ्रेंड अमृतकाल में भारत को विश्व के साथ जोड़ना। ये जो है वो है ना विंग इंडिया 2024 का थीम है। ठीक है, ध्यान रखें, जो कि हैदराबाद में संपन्न हुआ। अगला देखते हैं, भारतीय वायुसेना के किस विमान का मलबा इसके गायब होने के 7 साल के बाद जनवरी 2024 में बंगाल की खाड़ी में ढूंढा गया? तो वो विमान का नाम था फ्रेंड AN-32। AN-32 विमान जो है वो 22 जुलाई 2016 ईस्वी को गायब हो गया था। और यह विमान जो है वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था। ठीक है, जो 22 जुलाई 2016 ईस्वी को गायब हो गया, मतलब कनेक्शन टूट गया था। और इसका मलबा जो है वो बंगाल की खाड़ी में 3400 मीटर गहराई में खोजी गई और इस विमान का नाम था AN-32। ये जो है ट्रांसपोर्ट विमान था। तो फिर वायुसेना के बारे सेना के बारे में देख रहे हैं, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो अनिल चौहान जो है प्रेजेंट में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। एयर चीफ कौन है? तो विवेक राम चौधरी जो है वो एयर चीफ है। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे हमेशा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसे नॉन अलायंस मूवमेंट कहते हैं ना, नाम कहते हैं, एम हो जाएगा ये ना नाम, नॉन अलायंस मूवमेंट के सदस्य देशों का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य देशों का 19वां शिखर सम्मेलन जो है वो कंपाला, जो युगांडा की राजधानी है कंपाला, वहां संपन्न हुई है ना, नाम का 19वां शिखर सम्मेलन। और इस बार थीम था साझा भविष्य समृद्धि के लिए गहन सहयोग। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन का यह थीम था। 19वां शिखर सम्मेलन नाम में जब वो भारत की तरफ से विदेश मंत्री गए थे, तो विदेश मंत्री कौन है? तो S जयशंकर गए थे। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना जो है शीत युद्ध के दौरान हुई थी और प्रेजेंट में इसके 120 सदस्य देश हैं। ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, नौवां पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में जनवरी 2024 में आयोजित हुआ? तो फ्रेंड नौवां पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल जनवरी 2024 में जो अरुणाचल प्रदेश में संपन्न हुआ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अरुणाचल प्रदेश के पहले सॉरी तो अरुणाचल प्रदेश पर डिस्कस कर रहे हैं, तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू जो है वो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है और वन जीव संरक्षण से संबंधित है ना। पेगा मतलब नब्बे पक्के पांगा हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है, वन जीव संरक्षण से संबंधित है। और आज हम लोग फ्रेंड 20 जनवरी का करंट अफेयर देखेंगे। फोक्स की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन है? तो फिर ये फोक्स का रिपोर्ट है। फिर वो कुवैती दिनार जो है वो दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है और यह 270 कुवैती दिनार मतलब 270 रुपए के बराबर एक कुवैती दिनार का वैल्यू है। फिर हम लोग दुनिया की टॉप 10 करेंसी का हम लोग शॉर्ट्स वीडियो डाले हुए हैं, आप फ्रेंड वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, शॉर्ट्स में वो आप 10 का नाम रिकॉल कर लेते हैं। तो दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन है? तो कुवैती दिनार, 270 रुपए बराबर एक कुवैती दिनार है भारत की करेंसी का। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, सशक्त सीमा बल SSB का नया महानिदेशक कौन बना है? SSB का नया महानिदेशक जो है वो दलजीत सिंह चौधरी SSB के नया महानिदेशक बने हैं। ये जो है रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला निदेशक बनी। इस रश्मि शुक्ला जो है वो SSB की निदेशक थी, जो महाराष्ट्र की पहली महिला निदेशक बनी महानिदेशक बनी है। तो फिर अब जो है वो SSB की पद खाली हो गया था, तो दलजीत सिंह चौधरी को जो है वो SSB का नया महानिदेशक चुना गया है। फ्रेंड्स, आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चांद पर स्पेस क्राफ्ट की सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पांचवां देश कौन बन गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वह पांचवां देश बन गया फिर जापान। रूस, चीन, अमेरिका और भारत के बाद अब जापान जो है वो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पांचवां देश बन गया है। जापान का जो स्पेस क्राफ्ट का नाम क्या था? तो स्नाइपर। इसका पहले नाम रखा गया था SLIM, जिसे बाद में स्नाइपर कर दिया गया था। और जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जेक्सा एजेंसी। फ्रेंड्स, ये जो है चांद पे तो सॉफ्ट लैंडिंग किया, लेकिन जो फिर इसका जो फ्रेंड लैंडर रोवर जो है वो कुछ दिन तक ही एक्टिवेट रहेगा, क्योंकि उसका जो सोलर पल्पर्सन जो है फ्रेंड वो काम करना बंद कर दिया। जब तक उसके पास बैटरी पावर सप्लाई है तब तक वो चलेगा, उसके बाद क्या होगा, वो निरस्त हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही का करंट अफेयर्स का न्यूज़ फ्रेंड, अमेरिका का एक प्राइवेट एजेंसी है, वो भी चांद पे अपना सॉफ्ट लैंडिंग करवाया है। उससे रिलेटेड हम लोग फ्रेंड शॉर्ट्स वीडियो डाल चुके हैं, कौन सी वो कंपनी है ना, इस सबसे रिलेटेड काफी डाले चुके हैं, आप वो भी जाके वहाँ देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है ना, ASER 2023 देश के 14 से 18 साल के बच्चे अंग्रेजी के वाक्य सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो कितने प्रतिशत छात्र हैं जो है बच्चे हैं जो 14 से 18 वर्ष के उम्र के हैं, वो जो है वो अंग्रेजी का वाक्य ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं भारत में? तो वो 43%। ये जो है एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER की रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट जो है प्रथम NGO के द्वारा जारी की गई है, जिसमें 14 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चे भारत में जो अंग्रेजी के वाक्य सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, काफी निंदनीय बात है फ्रेंड्स, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी बार डकार रैली जीतने वाले उम्रदराज चैंपियन है? तीसरी बार डकार रैली जीतने वाले उम्रदराज खिलाड़ी हैं कार्लोस सेंज। कार्लोस सेंज जो है वो तीसरी बार डकार रैली जीतने वाले चैंपियन है। वह जो है स्पेन के है, वो 57 वर्ष की उम्र में जो है वो डकार रैली तीसरी बार जीते कार्लोस सेंज।
5 तरह के वाहन की श्रेणी में इस बार 2024 में जो सऊदी अरब में रेत पर हवाई अड्डा कार रैली, जिसमें कार्लोस सेंस जो है वो तीसरी बार ये चैंपियन जीते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 कितने बच्चों को दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 जो वो भारत के लगभग 19 बच्चों के इस बार पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है 19 बालकों को दिया गया। इन बालकों की लिस्ट भी हम लोग शॉर्ट वीडियो डाल चुके हैं। केंद्र सरकार ने किस भाषा को नवीं भारतीय शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का ऐलान किया है? तो फिर वो फारसी है ना, जो ईरानी भाषा है। ठीक है, तो केंद्र सरकार जो है वो नवीं भारतीय शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का ऐलान किया है फारसी को। देखिए, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के तहत 6 शास्त्रीय भाषा हैं, कौन? तो तमिल, तेलुगु, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़ और उड़िया। नई शिक्षा नीति 2020 जो है वो पाली प्रकृति का ऐलान अब फारसी को लगाकर टोटल जो है 9 शास्त्रीय भाषा हो जाएगा। देखिए, 6 तो पहले से था, लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत पाली और प्राकृतिक को भी जोड़ा गया, तो 6 के बाद 7 8 हो गया, और अब जो है फारसी को भी जोड़े जाने का ऐलान किया गया। कितना हो गया? टोटल 9 शास्त्रीय भाषा हो जाएगा। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 6 है, नई शिक्षा नीति के तहत पाली और प्राकृतिक को जोड़ा गया, 8 हो गया, और फारसी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का ऐलान केंद्र सरकार ने किया है। तो टोटल कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार सरकार ने, वेरी इंपॉर्टेंट, आईटी पॉलिसी 2024 को मंजूरी दी। इसके तहत न्यूनतम कितना निवेश करने पर निजी क्षेत्र को 30% पूंजी निवेश सब्सिडी मिलेगा? और वो 5 से 30 करोड़, 5 से 30 करोड़ रुपए तक, है ना, बिहार सरकार ने आईटी पॉलिसी में मंजूरी दी है। इसके तहत जो है वो 5 से 30 करोड़ रुपए निवेश करने पर निजी क्षेत्र को जो क्या होगा ना, 30% पूंजी निवेश की जो है वो सब्सिडी मिलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें पॉइंट, बिहार से रिलेटेड है तो क्वेश्चन बन सकता है इकोनॉमिक्स टाइप में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को कोकबोरोक भाषा दिवस आयोजन 19 जनवरी को किया गया? तो किस राज्य में कोकबोरोक भाषा दिवस का आयोजन 19 जनवरी को किया गया है? तो वो त्रिपुरा में किया गया है। त्रिपुरा में जो फिर हर साल कोक बोरोक भाषा दिवस का आयोजन किया जाता है, और यह त्रिपुरा में बोली जाने वाली भाषा है कोक बोरोक। ठीक है, 1979 द्वारा भाषा को आधिकारिक दर्जा दिया गया, कोक बोरोक भाषा को त्रिपुरा की। तो कोक बोरोक भाषा जो है वो कहाँ की है? तो त्रिपुरा की है। कोक बोरोक भाषा दिवस का आयोजन 19 जनवरी को कहाँ किया गया? तो त्रिपुरा में किया गया। त्रिपुरा में बोली जाने वाली भाषा है, जिसे 1979 में भाषा को आधिकारिक दर्जा दिया गया, कोक बोरोक भाषा को। 21 से 23 जनवरी का करंट अफेयर देखेंगे। अयोध्या राम मंदिर में श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का नेतृत्व, मतलब मुख्य यजमान कौन थे या नेतृत्व किसने किया? तो फ्रेंड, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मुख्य यजमान थे, है ना, राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा में। ये मूर्ति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये मूर्ति की ऊंचाई जो है 51 इंच है और वजन 200 kg है। फ्रेंड्स, हम लोग राम मंदिर से रिलेटेड ये पूरा क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, सारा को देखें। देखें, यह प्राण प्रतिष्ठा जो है वो 22 जनवरी 2024 को हुआ। फ्रेंड्स, मंदिर जो है पूर्ण रूप से नहीं कंप्लीट हुआ है। मंदिर को बनने में लगभग इस साल का पूरा समय लगेगा, दिसंबर 2024 में कंप्लीट होगा। मंदिर का जो शिखर है वो आर्टिफिशियल बनाया गया है ना, वो कंप्लीट नहीं था, है ना, प्राण प्रतिष्ठा के लिए उसे टेम्पोररी रूप से बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अयोध्या राम मंदिर में स्थापित राम लल्ला की मूर्ति के मूर्तिकार का नाम बताएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मूर्ति किसने बनाई है? तो फिर वो अरुण योगीराज, वो मैसूर के हैं, उन्होंने राम लल्ला की मूर्ति बनाई है। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसके शॉर्ट्स वीडियो भी इसका डाले हुए हैं, आप जरूर देख लेंगे वो। ठीक है, ये अरुण योगीराज जो है केदारनाथ में जो आदि अंक शंकराचार्य की प्रतिमा जो है वो 12 फीट की उन्होंने ही बनाई है। किसने? तो अरुण योगीराज ने। और अरुण योगीराज ही इंडिया गेट के पास जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति निर्मित स्थापित हुई है, वो मूर्ति भी अरुण योगीराज ही तैयार किए हुए हैं। फिर राम लल्ला की मूर्ति किसने बनाई है? तो अरुण योगीराज ने बनाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। अयोध्या राम मंदिर में स्थापित श्री राम लल्ला की मूर्ति का निर्माण कितनी वर्ष पुरानी चट्टान से किया गया है? तो अयोध्या राम लल्ला की मूर्ति जो अरुण योगीराज ने तैयार किया है, वह मूर्ति जो है वो 3 अरब साल पुराने चट्टान से निर्मित है वह मूर्ति। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखते हैं, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार का नाम बताएं। फ्रेंड्स, ये राम मंदिर के वास्तुकार है ना, तो राम मंदिर के वास्तुकार मतलब डिजाइन किसने तैयार किया है? तो फिर वो चंद्रकांत सोमपुरा और उसके पुत्र आशीष सोमपुरा ने अयोध्या राम मंदिर का डिजाइन किया है। कौन? तो चंद्रकांत सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो अरुण योगीराज तो मूर्ति का निर्माण किए हैं, और चंद्रकांत सोमपुरा और उसके पुत्र आशीष सोमपुरा जो है वो मूर्तिकार, सॉरी वास्तुकार, वो जो है मंदिर का डिजाइन उन्होंने तैयार किया है। और चंद्रकांत सोमपुरा के पिता जो है वो, है ना, सोमनाथ मंदिर का भी किए हुए वास्तुकार रह चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अयोध्या राम मंदिर की वास्तुकला
किस शैली से है, मतलब मंदिर निर्माण की जो स्टाइल है वो किस शैली का है, जैसे हम लोग नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली जानते हैं, है ना। देखिए भारत का मैप हो गया, ठीक है। दक्षिण भारत में फिर द्रविड़ शैली चलता है, उत्तर भारत में नागर शैली चलता है, और मध्य भारत में द्रविड़ शैली और नागर शैली का मिला जुला रूप बेसर शैली चलता है। अयोध्या राम मंदिर का जो मंदिर जो है किस शैली का है, तो मंदिर जो है वो नागर शैली से निर्मित है, और मंदिर जो है वो राजस्थान के सैंड पीक स्टोन से बनाया गया है, ठीक है। अयोध्या राम मंदिर के अगला क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर के ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष और महासचिव कौन है। तो फिर अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष जो है वो महंत नित्य गोपाल दास जो है वो अध्यक्ष है, और महासचिव जो है वो चंपत राय जो है वो महासचिव है अयोध्या राम मंदिर के, ठीक है। अगला ट्रस्ट के है ना। अगला क्वेश्चन फिर, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कार्य किस कंपनी को सौंपा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कार्य जो है वो लॉर्सन एंड टूब्रो LNT है ना, LNT को सौंपा गया था अयोध्या राम मंदिर का निर्माण, और इसका मैनेजमेंट का काम जो है वो टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है वो अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में मैनेजमेंट का काम देख रहे थे। और ये मंदिर परिसर जो टोटल 70 एकड़ में फैला हुआ है, और जिसमें मंदिर है वो लगभग 2.7 एकड़ में मंदिर फैला हुआ है, और इस मंदिर के निर्माण की लागत जो है वो 1800 करोड़ के आसपास है इस मंदिर निर्माण की लागत। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण का उद्घाटन जो 2023 में हुआ वो प्रधानमंत्री जी किए हैं, और यह 19 जनवरी को चेन्नई में किए, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चेन्नई के। और ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो इसका शुभंकर है मीरा मंगाई जो है वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण 2023 का शुभंकर है, और इसका मेजबानी जो है वो इस बार तमिलनाडु कर रहा है, और दक्षिण भारत में मतलब पहली बार यह खेल खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो दक्षिण भारत में आयोजित होने जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसी में क्या करते हैं ना, 24 जनवरी का भी करंट अफेयर देखिए, ठीक है। तो देखिए, राष्ट्रपति ने 2024 में भारत रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित करने की घोषणा की है, मरणोपरांत। तो फिर देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी को राष्ट्रपति ने 2024 के लिए भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित करने की बात की गई है, मरणोपरांत किन्हें, तो कर्पूरी ठाकुर जी को। फ्रेंड्स, इस बार जो टोटल 5 लोगों को क्या किया गया ना, भारत रत्न अवार्ड देने की घोषणा की गई है। फ्रेंड्स, हम लोग आगे क्वेश्चन में ना वो 5 लोगों के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, वो 5 लोगों का जो हम लोग शॉर्ट वीडियो डाल चुके हैं, जैसे जैसे देख लीजिए, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, है ना, PV नरसिम्हा राव, है ना, इस तरह 5 लोग हैं जिसे क्या है ना भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी जो है वो 2 बार बिहार के CM रहे हैं, एक बार कब, तो 1970-71 में, और दूसरी बार 1977 से 89 के बीच वो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, और एक बार बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, कब, तो 1967 से 1968 के बीच, ठीक है। कर्पूरी 24 जनवरी को ही क्या था ना, उसका 100वीं जयंती मनाया गया था, ठीक है। और इसका जन्म और उसी दिन इसको जो है वो है ना भारत रत्न अवार्ड देने की घोषणा भी हुई थी। और कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म जो है वो बिहार के समस्तीपुर में, है ना, पितोरिया गांव में हुआ था। अब उस गांव को जो है वो कर्पूरी ग्राम के भी नाम से जाना जाता है, और कर्पूरी ठाकुर जी का निधन जो है वो 17 फरवरी 1988 को हुआ। अब कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे, है ना, उन्होंने सबसे पहले पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया, और 10 तक की पढ़ाई जो है मुफ्त करने की बात कही, और बिहार में उर्दू को दूसरे राजकीय भाषा का दर्जा दिलाने में इन्हीं का हाथ है। जो आज हम लोग देखते हैं हिंदी जो है बिहार की राजकीय भाषा, दूसरी राजकीय भाषा हम लोग उर्दू पढ़ते हैं, तो फिर इन्हीं का ही देन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। तो फिर पराक्रम दिवस जो है वो 23 जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है, जिसका जन्म जो है वो 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म, ठीक है। 1920 ईस्वी में सिविल सर्विस परीक्षा पास किए थे कौन, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। 21 अक्टूबर 1993 में आजाद हिंद फौज का गठन किया था उन्होंने, ठीक है। 4 जुलाई 1994 को अपनी फौज के साथ वर्मा गए थे, जो प्रदेश में म्यांमार है, और नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद 18 अगस्त 1945 ईस्वी को, है ना, ताइवान से विमान उड़ा, ठीक है, और दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई, लेकिन उसका बॉडी नहीं मिला ना, तो और वो विमान का मलबा भी नहीं मिला। देखिए, जांच के लिए 3 आयोग गठित किया गया था कि आखिर ताइवान से जो विमान उड़ी है वो दुर्घटनाग्रस्त थी तो कहाँ हुई। जांच के लिए 3 आयोग का गठन किया गया, जिसमें 2 आयोग ने कहा कि दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई, लेकिन उसमें से एक जो आयोग था जिसे मुखर्जी आयोग था, मुखर्जी आयोग ने कहा कि नहीं, सुभाष चंद्र बोस जो जीवित हैं। और कभी कभी आप न्यूज में सुने होंगे, कहीं भी पढ़े भी होंगे कि नहीं, सुभाष चंद्र बोस जिंदा थे, है ना। 1966 में जो ताशकंद समझौता के लिए लाल बहादुर शास्त्री गए थे, वहां उन्हें देखा गया, बहुत ऐसा बात आप सुनने को मिला होगा। फिर सुभाष चंद्र बोस जी को भी भारत रत्न देने की बात की गई थी मरणोपरांत, लेकिन उसके परिजन जनों जो है उनसे इनकार कर दिया कि यह बात तो जग जाहिर नहीं है ना कि वो मरे हैं कि नहीं मरे हैं, मरणोपरांत है ना, तो इस वजह से ना उन्हें नहीं दिया गया है तक, ठीक है। ये सब कुछ बातें हैं फ्रेंड, आपको ध्यान रखना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे ही 23 जनवरी को क्या पराक्रम दिवस मनाया जाता है,
1920 ईस्वी में उन्होंने सिविल सर्विस परीक्षा पास की थी और 21 अक्टूबर 1993 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था 1943 ईस्वी को। और 4 जनवरी 1944 को अपनी फौज के साथ वो वर्मा पहुंचे थे, और जहाँ पे उन्होंने तुम मेरे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। ठीक है। और 18 फरवरी 1945 को ताइवान से एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस की उसमें मृत्यु हुई। ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए जो है वो 60वें पैरासूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश को चुना गया 127वीं सुभाष चंद्र बोस की जयंती में। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, देखिए 60वें पैरासूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश को जो है वो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से चुना गया। फ्रेंड्स, ये क्या है ना? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ये जो है वो हवाई चिकित्सा प्रतिष्ठान संस्था है। आपदा के समय जब क्या होता है ना, कहीं भी आपदा हुई है उसके समय इंस्टेंट अपना पूरा साजो सामान जाके वहाँ पे टेम्पोरी एक अस्पताल का उद्घाटन कर देती है। जैसे उत्तराखंड में बाढ़ आया, नेपाल में बाढ़ आया, है ना, ये सब जगह पे उन्होंने काफी, है ना, राहत बचाव कार्य किए। इस तरह हाल में नेशनल लेवल पे देखेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे तुर्की में जो भूकंप आया, तुर्की और सीरिया में 7.8 तीव्रता वाली भूकंप, यहाँ भी उन्होंने काफी सक्रियता दिखाई। तो फिर इसी को इस काम के लिए, है ना, सराहना देते हुए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से इसे सम्मानित किया गया है। किसे? तो 60वें पैरासूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश, और यह गृह मंत्रालय के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, किस डिजिटल वॉलेट व पेमेंट प्लेटफॉर्म ने दुनिया भर में यूपीआई का विस्तार करने के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल के साथ एमओयू पे साइन किया है? फिर वो गूगल पे ने डिजिटल वॉलेट व पेमेंट प्लेटफॉर्म ने दुनिया भर के यूपीआई का विस्तार करने के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल के साथ एमओयू पे साइन किया है, तो गूगल पे ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची मतलब 206 फीट का मूर्ति का नाम आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में किया गया। यह मूर्ति को क्या नाम दिया गया है? यह मूर्ति का नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। जो विजयवाड़ा में, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जो अंबेडकर जी की मूर्ति स्थापित की गई वो स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस है। देखिए, मूर्ति का मुख्य हाइट जो है 125 फीट है। ठीक है। जमीन से जो चबूतरा बना होता है ना, उसका हाइट मिला के 206 फीट का हो जाता है यह प्रतिमा। ठीक है, ध्यान रखें ऊंचाई। अमेरिका में देखिए, इससे पहले जो है अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी 2023 में स्थापित की गई वो अम्बेडकर जी की मूर्ति है, वो भारत से बाहर सबसे ऊंची मूर्ति है अम्बेडकर जी की, है ना। कहाँ पे? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, जो कि अमेरिका में है, अम्बेडकर जी की मूर्ति। ठीक है, हाल ही में फिर काफी अम्बेडकर जी की मूर्ति स्थापित की गई है फ्रेंड्स, है ना। आप देख लेंगे कहाँ कहाँ है, हमने शॉर्ट्स वीडियो में इसमें डाल चुका है। देखिए, ग्लोबल फायर पावर GEGFP में सैन्य ताकत रैंकिंग 2023 के अनुसार किस देश की मिलिट्री फोर्स सबसे पावरफुल है? तो ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग के अनुसार अमेरिका की सैन्य पावर जो है वो सबसे अधिक है। ठीक है। उसके बाद रूस का स्थान आता है, उसके बाद चीन का स्थान आता है, उसके बाद अपना प्यारा भारत भारत का स्थान आता है, उसके बाद कोरिया का स्थान आता है सैन्य पावर के मामले में। इसमें रैंकिंग जो दी गई है, स्कोर भी है, तो हम लोग भारत का स्कोर देख लेते हैं। 0.1023 स्कोर के साथ भारत जो है वो सैन्य पावर के मामले में चौथे स्थान पे है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। सबसे कम पावरफुल देश में देखें तो भूटान, है ना, मालदोवा, सूरीनाम, है ना, बेनिन, ये सब स्थान आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीन की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष 2023 में गिरावट हुई। ये डाटा जो है चीन की सरकार के द्वारा जारी किया गया। देखिए, चाइना की आबादी जो लगातार गिर रही है, क्या हुआ था ना, 1980 में जो चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी चला रहा है। ठीक है, जिस वजह से उसकी जनसंख्या में जो है लगातार गिरावट देखी जा रही है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो 24 जनवरी को राष्ट्र बालिका दिवस मनाया जाता है। और इस बार इसका थीम है ना, 2024 का थीम है शुभकामनाएं और संदेश, विशेष एंड मैसेज जो है वो राष्ट्र बालिका दिवस 2024 का थीम है, जो कि 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, राष्ट्र मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड, राष्ट्र मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को हर साल राष्ट्र मतदाता दिवस मनाया जाता है, और यह 2011 से मनाया जाना स्टार्ट हुआ है। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन जो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इसी वजह से 25 जनवरी को राष्ट्र मतदाता दिवस मनाया जाता है। और भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में थोड़ा जान लेंगे, तो भारत का निर्वाचन आयोग जो 3 संसदीय निकाय है, जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, जिसे राजीव कुमार है, और अन्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो अनूप चंद पांडे और अरुण गोयल जो है वो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है। 25 जनवरी का करंट अफेयर्स डिस्कशन है, लाल सागर में हमले रोकने में नाकाम होकर अमेरिका ने किस देश से हूतियों को रोकने की गुहार लगाई है? तो फिर वो चीन में। फ्रेंड्स, क्या हुआ था ना, हम लोग जान रहे हैं, जब से इजराइल फिलिस्तीन का मामला चल रहा है, तो फिर लाल सागर में जो हूती विद्रोह है, अमेरिका से रिलेटेड जितने भी जहाज जा रहे हैं उधर से, हूती विद्रोह ने उस पर हमला करा है। तो अमेरिका जो है वो ब्रिटेन के साथ हूती विद्रोहियों के ठिकाने पे हमला किया, जिस वजह से हमला और बढ़ गया अमेरिकी नौसेना से अमेरिकी जहाज पे।
अमेरिकी जहाज से रिलेटेड जितने भी लाल सागर से होकर जहाज जा रही है उस पर हूती विद्रोही जो है वो हमला कर दे रहे हैं। तो हूती इलाके में फ्रेंड चीन का काफ़ी प्रभाव है। तो चीन से अमेरिका ने आग्रह किया है कि हूती विद्रोह को रोकने की गुहार लगाई है चीन से अमेरिका ने। ठीक है फ्रेंड्स, आप ध्यान रखें क्योंकि हम लोग ये डिस्कस किए हुए थे पहले, है ना, 2-3 दिन पहले करंट अफेयर्स में। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 सूर्य कुमार यादव को दिया गया। ये लगातार दूसरी बार जो है आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार सूर्य कुमार यादव को मिला है। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखें। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो फिर 24 जनवरी को, वेरी इंपॉर्टेंट, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और हम लोग कल के करंट अफेयर्स में देखे थे ना, राष्ट्र बालिका दिवस भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का थीम था लर्निंग ऑफ लास्टिंग पीस, जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, उसका थीम है। अगला क्वेश्चन है, साइक्लोन स्पेशल ऑपरेशन एक्सरसाइज 2024 भारत और किस देश की फोर्स के बीच जनवरी फरवरी में आयोजित हुई? तो फिर वो मिस्र मिस्र में साइक्लोन स्पेशल ऑपरेशन एक्सरसाइज मिस्र में आयोजित हुई। यह फिर दूसरा एक्सरसाइज जो मिस्र में हुआ, पहला जो है वो भारत में हुआ था। कौन सा? साइक्लोन स्पेशल ऑपरेशन एक्सरसाइज 2024 भारत और मिस्र के बीच होता है। और यह मिस्र में हुआ, यह दूसरा संस्करण था, पहला संस्करण जो भारत में हुआ है। ठीक है, तो फिर हम लोग मिस्र के बारे में पढ़ रहे हैं तो मिस्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मिस्र के राष्ट्रपति है फतेह अब्दुल फतेह अल सीसी, जो 2023 में भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। इस बार कौन थे? तो इस बार फ्रांस के थे। ठीक है, तो फिर मिस्र की राजधानी है काहिरा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के शेयर बाजार ने पहली बार हांगकांग को पीछे छोड़कर दुनिया के स्टॉक में चौथा स्थान बनाया है? फिर वो भारत भारत जो है वो, है ना, शेयर बाजार ने, भारत की शेयर बाजार ने पहली बार हांगकांग को पीछे छोड़, है ना, दुनिया के स्टॉक में चौथा स्थान बनाया है अपना देश भारत, $4.33 ट्रिलियन के साथ। अगला क्वेश्चन है, देश भर में 1 करोड़ घरों पर रूफ टावर सोलर सिस्टम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना का ऐलान किया? वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना क्या है? देश भर में 1 करोड़ घरों में, डाटा याद रखेंगे, 1 करोड़ घरों में रूफ टावर सोलर सिस्टम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का शुभारंभ किया। ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के घरों में फिर ये सोलर रूफ टावर लगाया जाएगा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस जिले में स्थित श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज, वेरी इंपॉर्टेंट, का मेडिकल कॉलेज अस्पताल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनवरी 2024 में किया? फिर वो समस्तीपुर, बिहार के समस्तीपुर में स्थित श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज की स्थापना, मतलब उद्घाटन किया गया इसके द्वारा नीतीश कुमार के द्वारा, बिहार के मुख्यमंत्री। ये जो है 500 बेड की क्षमता वाला और यह अस्पताल होगा जिसे 1000 करने का लक्ष्य है। ठीक है, कहाँ? तो समस्तीपुर में, है ना, बिहार के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये टॉपिक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र पर्यटन दिवस। तो राष्ट्र पर्यटन दिवस जो 25 जनवरी को राष्ट्र पर्यटन दिवस मनाया जाता है। हर साल 25 जनवरी को राष्ट्र पर्यटन दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी को हर साल राष्ट्र मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 ईस्वी को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। ये भी ध्यान रखेंगे, उसी दिन पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय पलय संवरण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पलय संवरण दिवस जो 27 जनवरी को मनाया जाता है, हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वार में, है ना, 60 लाख से अधिक यहूदियों की हत्या के याद में जो है अंतर्राष्ट्रीय पलय संवरण दिवस मनाया जाता है। और यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2005 में घोषित हुआ था ये दिवस मनाने के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 26 और 27 तारीख का करंट अफेयर्स। फ्रेंड वीडियो छोटा हो जाता है ना, काफी भी छोटा हो जाता है, कम से कम 10 मिनट का एक वीडियो तो होना चाहिए करंट अफेयर्स का, है ना। तो हम लोग 2-3 दिन का करंट अफेयर्स को साथ में ले लेते हैं। तो हम 26-27 तारीख का करंट अफेयर्स में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, 26 जनवरी 2024 ईस्वी को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस बार जो गणतंत्र दिवस मनाया गया वो 75वां गणतंत्र दिवस था। ठीक है, 26 जनवरी 2050 को संविधान सभा लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था और उसी दिन से जो है वो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो कर्तव्य पथ पर पहले जो है या राजपथ कहा जाता था, अब जो है कर्तव्य पथ पर, है ना, गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित की जाती है। इस बार जो गणतंत्र दिवस समारोह है उसका थीम है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र का महान, है ना, मातृत्व मातृका। ये है इस बार 75वें गणतंत्र दिवस का थीम है। इसके मुख्य अतिथि जो है वो एमेनुअल मैक्रोन, वो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, मुख्य अतिथि थे। फ्रांस जो है वो ये छठे नेता है जो गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि रह चुके हैं। तो फ्रांस जो है वो 6 बार गणतंत्र दिवस के परेड में मुख्य अतिथि के रूप में कार्यभार किया है उन्होंने, और इसे लेकर हम लोग शॉर्ट्स वीडियो भी डाले हैं। पिछली बार जो है मिस्र के राष्ट्रपति फतेह अल सीसी 2023 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। ठीक है, इसमें क्या हुआ था ना, मतलब फ्रांस के भी सैनिकों ने भाग लिया, और फ्रांस में जो है ना बेटल डे समारोह होता है ना, वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी गए थे। ऐसे से रिलेटेड हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन देते हैं, जो घटनाक्रम गणतंत्र दिवस परेड में घटी। देखिए, कितनी वर्षों के बाद 75वें गणतंत्र दिवस परेड समारोह में घोड़े से खींचे जाने वाली ऐतिहासिक बग्घी का इस्तेमाल किया गया, जिसमें राष्ट्रपति ने किया, राष्ट्रपति और फ्रांस सॉरी एमेनुअल मैक्रोन जो है वो, द्रौपदी मुर्मू और एमेनुअल मैक्रोन जो है वो घोड़े की बग्घी से बैठ के आए थे। तो कितनी साल के बाद ऐसा हुआ? फिर तो 40 साल के बाद हुआ ऐसा। क्या हुआ था ना,
आखिरी बार जो है 1984 में, है ना, इसका इस्तेमाल हुआ था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो है वो हाई सिक्योरिटी के पर्पज से जो है क्या क्या इसे हटा दिया गया कि बग्घी में नहीं, अब वो बुलेट प्रूफ कार से, है ना, राष्ट्रपति जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 29 जनवरी को विटेल डी ट्रेड समारोह, है ना, विटेल डी ट्रेड समारोह जो होता है फ्रेंड 29 जनवरी को, उसमें 2014 से, है ना, प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति थे वो इस बग्घी का प्रयोग किए। अब जो है वो गणतंत्र दिवस परेड में भी शामिल हो गया कि अब वो उसी से जाएंगे। ठीक है, कितने साल बाद? तो 40 साल के बाद। देखिए आज़ादी के बाद जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, तो अब जान ही रहे राष्ट्रपति भवन जो प्रेजेंट में वायसराय हाउस हुआ करता था, तो फिर उसका सारा चीज़ जो है ना वो पाकिस्तान भारत में कुछ कुछ बटना था। तो भारत जो है वो आज़ादी के बाद पाकिस्तान से टॉस के बाद भारत जीता था इसको, बग्घी को। और ये बग्घी पे जो है वो सोने की परत चढ़ी हुई, वो 6 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है, वो वायसराय की थी। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप लोग रोचक रूप से समझ सकते हैं। अगला देखते हैं, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस विदेशी सेना ने भी कर्तव्य पथ पर परेड किया? यानी वो फ्रांस देश की विदेशी सेना ने भी गणतंत्र कर्तव्य पथ पर परेड किया। इससे पहले जो वो 2016 में भी ऐसा कर चुके हैं, और ये 2024 में ऐसा दूसरी बार हुआ है जो फ्रांस की सेना जो है गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए। फ्रांस के विस्टेल डे समारोह, है ना, विस्टेल डे समारोह में जो प्रधानमंत्री मोदी गए थे अतिथि के रूप में, उसमें भारतीय सेना की टुकड़ी ने भाग लिया था उसने। ठीक है, परेड में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 75वें गणतंत्र दिवस में पहली बार तीनों सेनाओं की ओर से, है ना, तीनों सेनाओं की ओर से तीनों सेनाओं के ऑल वीमेन मार्चिंग दस्ते का नेतृत्व किसने किया है? तो फिर वो कैप्टन संधना ने, ना, गणतंत्र दिवस पर पहली बार तीनों सेनाओं की ओर से तीनों सेनाओं के ऑल वीमेन मार्चिंग दस्ते का नेतृत्व किया है, तो कैप्टन संध्या ने। हैं? ये जो है ट्राई सर्विस दस्ता, तीनों सेना का ट्राई सर्विस दस्ता है, ऑल वीमेन मार्चिंग दस्ते का जो है परेड का जो नेतृत्व किया, किसने? तो कैप्टन संध्या ने किया है। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए 75वें गणतंत्र दिवस से रिलेटेड सारा क्वेश्चन है इसमें। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में कर्तव्य पथ पर कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और मंत्रालयों की झांकी ने हिस्सा लिया? फिर वो 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां थी और 9 मंत्रालयों का इसमें झांकिया था। ठीक है, जितना भी झांकी आई थी, तो 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला के 16 और 9 मंत्रालय की झांकी थी इस बार के परेड में। जयपुर में पीएम मोदी, इसी मतलब देखिए गणतंत्र दिवस समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन आए थे, तो उसी से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है। देखिए जयपुर में पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन एक साथ हवाई महल, हवा महल जानते हैं जयपुर में, वहाँ पे चाय पीने के बाद यूपीआई से जो है वो, है ना, पेमेंट किया था। तो इमैनुअल मैक्रोन जो है काफी आश्चर्यचकित भी हुए थे, है ना, ये घटना कम घटी थी तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, तो बता दिया गया आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से किस दो हस्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फिर वो नवीन तिवारी बिजनेसमैन है और डॉक्टर रितु करिधर, इन दोनों, ये जो इसरो के वैज्ञानिक थे, इन दोनों को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, है ना, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस, तो फिर 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए, है ना, यूनाइटेड नेशन द्वारा घोषित है अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस, जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो 28-29 जनवरी का करंट अफेयर्स देखेंगे फ्रेंड्स। ये करंट अफेयर्स का सीरीज ना एकदम एक भी पॉइंट छूटा हुआ नहीं है अब तक के करंट अफेयर्स में जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, हम वही सब पॉइंट को यहाँ पे बहुत अच्छे से इलेबरेट करते हैं। इसलिए फ्रेंड आप लोग जरूर से जरूर ये वीडियो देखें, और जब एग्जाम आएगा ना फ्रेंड, जब एग्जाम दे के आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इसे कितना क्वेश्चन टकराया है। ठीक है, इसलिए रेगुलर रूप से ये सीरीज को जरूर देखें। देखिए क्वेश्चन है, किस राजनेता ने 90वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो है वो, है ना, 90वीं बार शपथ लेने का नया रिकॉर्ड बनाया है। अब तक कोई 9 बार शपथ नहीं लिया है मुख्यमंत्री, है ना। तो बिहार के मुख्यमंत्री है, और ये जनता दल यूनाइटेड, है ना, जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार। और 2 उप मुख्यमंत्री को चुना गया है, एक सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, है ना, ये उप मुख्यमंत्री चुने गए हैं, वो बीजेपी के हैं। और राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो वो नीतीश कुमार को शपथ दिलाया। अब हम लोग फिर देखते हैं कि नीतीश कुमार लगातार कितनी बार ना दल बदल कर चुके हैं। हैं? 9 बार शपथ ली है, और 17 साल से कुछ ज़्यादा तक वो मुख्यमंत्री के पद पे रह चुके हैं। हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि सबसे ज़्यादा साल तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके पास है। पहले हम लोग थोड़ा सा नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री का कार्यकाल देख लेते हैं। देखिए सन 2000 ईस्वी में 7 दिन के लिए एनडीए के गठबंधन के साथ वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद 2005 से 10 तक एनडीए के साथ मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद 10 से 13 तक एनडीए के साथ मुख्यमंत्री रहे। फिर 13 से 16 तक एनडीए के साथ मुख्यमंत्री रहे। फिर 15 से 17 तक महागठबंधन के साथ मुख्यमंत्री बने रहे। उसके बाद जो है 17 से 20 तक, है ना, एनडीए के साथ गठबंधन में मुख्यमंत्री रहे। 20 से 22 तक एनडीए के साथ गठबंधन में मुख्यमंत्री रहे, और 22 से 24 तक महागठबंधन के साथ मुख्यमंत्री बने रहे। और 2024 से भी रिसेंटली एनडीए के साथ फिर आके वो एनडीए में आकर एनडीए के समर्थन से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ठीक है, लगभग वो 17 सालों तक मुख्यमंत्री रहे हैं, और वह 9 बार शपथ ली हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड। देखिए पवन कुमार चाली, ये सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे हैं। यह 5 बार शपथ लिए हैं, और 24 साल 166 दिन तक वो मुख्यमंत्री बने रहे। ठीक है, उसके बाद नवीन पटनायक का स्थान आता है उड़ीसा के,
5 बार उन्होंने शपथ लिया है और 24 साल तक वो मुख्यमंत्री बने रहे। उसके बाद देखिए ज्योति बसु है वेस्ट बंगाल के, ये 5 बार शपथ इन्होंने लिया और 23 साल 167 सॉरी 37 दिन तक वो मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद है गंगई अपोंग, ये अरुणाचल प्रदेश के हैं, 5 बार इन्होंने शपथ लिया और 22 साल तक वो मुख्यमंत्री बने रहे हैं। ठीक है, ये सब आप फ्रेंड ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये था नीतीश कुमार जी के बारे में, उनका सीएम पद के लिए कार्यकाल कब से कब तक रहा, किन किन वर्ष में वो किन किन गठबंधन में शामिल हुए, उन सब से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दल बदल कानून पर पुनर्विचार करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाने का ऐलान किया है? तो फिर वो है राहुल नार्वेकर की अध्यक्षता में। ठीक है, दल बदल कानून का पर पुनर्विचार करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष जो है वो राहुल नार्वेकर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है। राहुल नार्वेकर जो है वो महाराष्ट्र की विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या हुआ था ना, देखिए 1967 में दल बदल, समझ रहे हैं ना, दल बदल कानून पर जो है पुनर्विचार करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष जो है वो महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष हैं राहुल नार्वेकर, उसकी अध्यक्षता में दल बदल कानून पर पुनर्विचार करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। तो दल बदल कानून के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए 1967 में गयाराम जो कि हरियाणा के विधायक थे, उन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदल ली थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ था ना, 1985 में दल बदल कानून जो है वो राजीव गांधी सरकार कानून लेकर आए, दल बदल कानून संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है दल बदल कानून। ठीक है, 10वीं अनुसूची में है, आप लोग भी जान रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रियलिटी शो बिग बॉस के 17वें सीजन के विजेता का नाम बताएं। तो है मुनव्वर फारूकी। मुनव्वर फारूकी जो इंदौर के हैं, वो है ना बिग बॉस 17 सीजन के विजेता है। अगला क्वेश्चन है 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का खिताब किसे मिला है? तो 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जो है वो 12th फेल को मिला है और इसके डायरेक्टर है विधु विनोद चोपड़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म है 12th फेल, जिसे 69वें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए चुना गया है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में? तो रणवीर कपूर को मिला है एनीवन फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो आलिया भट्ट को मिला है रॉकी और रानी के लिए प्रेम कहानी। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है ना विधु विनोद चोपड़ा 12th फेल के लिए। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत की मदद से, ठीक है, अदन की खाड़ी में वाणिज्य जहाज में लगी आग पर काबू पाया है? जो कि ये ब्रिटिश जहाज था, जो आदन की खाड़ी में आग लग गया था, तो भारतीय जहाज जो है नौसेना आईएनएस विशाखापट्टनम ने इस आग को बुझाने में मदद किया। यह इंडियन नौसेना चीफ कौन है? तो आर हरि कुमार। देखिए यमन है ना, यमन है और अदन की खाड़ी जो है ये है ना गल्फ ऑफ अदन, यहाँ में जो है ना ब्रिटिश जहाज जिसमें आग लगी थी, उसे आईएनएस विशाखापट्टनम जो है वो जाके आग पे काबू पाया है ना, ब्रिटिश जहाज था ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतना पॉइंट। अगला देखते हैं ग्रेट स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना जो है वो 43 ईयर के हैं और वो ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारत के किस पड़ोसी देश के क्रिकेट बोर्ड पर लगा प्रतिबंध जो है वो हटा दिया गया है? आईसीसी द्वारा श्रीलंका पे प्रतिबंध लगा दिया गया था, जो है वो हटा दिया गया। ऐसा जो है वो 10 नवंबर को 2023 को लगाया गया था। ठीक है, 2023 लगेगा। वर्ल्ड कप में भारत के हार के बाद, भारत से जो हारा था ना, उसका जो खेल मंत्री है ना, उस अच्छा बयान नहीं दे पाया था, है ना, गलत बयान की वजह से आईसीसी जो है वो श्रीलंका पे बैन लग गया था। खेल मंत्री कोड को जो है वो भंग कर दिया था, क्रिकेट बोर्ड को जो वहाँ का भंग कर दिया था, जिस वजह से आईसीसी जो है वो श्रीलंका पे कड़े पाबंद लगाते हुए उसे आईसीसी में बैंड कर दिया था, जो अब हटा दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं 30 जनवरी का करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपके पास कोई भी करंट अफेयर्स का बुक हो, आप अगर देखेंगे फ्रेंड ना, सारा टॉपिक इससे मिलेगा और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम की नज़र में, उसी टॉपिक का मिसिंग नहीं है फ्रेंड, इसमें तो है ही। इसलिए फ्रेंड चैनल पे अच्छे से जुड़े और रेगुलर रूप से करंट अफेयर्स का ये सीरीज देखें। ठीक है, अब 30 जनवरी का करंट अफेयर देखते हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिए जाने की घोषणा की? तो फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, 2024 में जो है पद्म विभूषण जो 5 लोगों को दिए जाने की घोषणा की गई है। यह हर साल गणतंत्र दिवस के पहले पहले घोषित किया जाता है। ठीक है, और पद्म विभूषण की स्थापना जो है वो 2 जनवरी 1954 ईस्वी को हुई थी। तो फिर किन किन 5 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है, हम लोग देख लेते हैं। देखिए विजयजंती माला को दिए जाने की घोषणा की है, ये चिरंजीवी को, वेंकैया नायडू को, विंदेश्वर पाठक वो मरणोपरांत वो बिहार के हैं, और पद्मा सुब्रमण्यम को दिए जाने की घोषणा की गई है पद्म विभूषण। ये पद्म है ना, ये 5 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। कौन कौन? विजयंती माला, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू, विंदेश्वर पाठक मरणोपरांत बिहार के हैं, और पदा सुब्रमण्यम। ठीक है, पद्मा सुब्रमण्यम, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं केंद्र सरकार ने कितने लोगों को पद्म भूषण अवार्ड 2024 देने की बात की गई है। पद्म भूषण जो है वो 17 लोगों को दिए जाने की घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है,
17 लोगों को पद्म भूषण, ठीक है, 5 लोगों को पद्म विभूषण, ठीक है। केंद्र सरकार ने कितने पद्मश्री अवार्ड वर्ष 2024 देने की घोषणा की है? तो फिर वो 110 जो है पद्मश्री अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। पद्म भूषण जो है वो 17 लोगों को और पद्म विभूषण जो है वो 5 लोगों को, ठीक है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। ये सभी के नाम हम लोग शॉर्ट वीडियो में डाल चुके हैं, आप जाके जरूर देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए, किस अरब देश ने गैर मुस्लिम राजनीतिकों के लिए पहला अल्कोहल स्टोर खोलने का फैसला किया है? यानी वो सऊदी अरब। सऊदी अरब देश ने गैर मुसलमान नागरिकों के लिए पहला अल्कोहल स्टोर खोलने का फैसला लिया है, ठीक है। केवल जो है डिप्लोमेट के लिए ऐप के जरिए यह जो है अल्कोहल प्राप्त होगा, है ना, गैर मुस्लिम राजनीतिकों के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जनवरी 2024 में किस अफ्रीकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो फिर वो कैंप वडे को जो है वो WHO जो है 2024 में मलेरिया मुक्त घोषित किया है। अफ्रीका जो है तीसरा अफ्रीका तीसरा अफ्रीका तीसरा और दुनिया का ये अफ्रीका का तीसरा और दुनिया का 33वां देश होगा जो मलेरिया मुक्त होगा। कैंप बड़े की राजधानी जो है वो पाइया जो है वो कैंप बड़े की राजधानी है, और यह जो है 1975 ईस्वी में पुर्तगाल से आजाद हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो फिर वो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, है ना, तो उसी दिन 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। और 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है, वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की तिथि है वो, ठीक है। तो ये दोनों आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 किस भारतीय खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीता है? तो मान सिंह। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में मान सिंह जो है वो गोल्ड मेडल जीता है, और इसका आयोजन जो है वो हांगकांग में किया गया था, ठीक है। तो फ्रेंड ध्यान रखिए, 31 जनवरी और 1 फरवरी का करंट अफेयर्स का वीडियो देखेंगे। वाराणसी की जिला अदालत ने किस मस्जिद परिसर के तहखाना में हिंदू पक्ष को पूजा करने की इजाजत दी है? यानी वो ज्ञान वापी मस्जिद, ठीक है, व्यास तहखाना कहा जाता है, ठीक है, जहाँ पे पूजा करने की फ्रेंड हिंदू पक्ष को अनुमति दी है, ठीक है। ज्ञान मंदिर से रिलेटेड आप काफी न्यूज तो जान ही रहे हैं, ठीक है, ये बात थी। और 1993 से पहले पूजा होती थी उस जगह पे। 31 साल के बाद पूजा प्रारंभ हुआ ज्ञान वापी मंदिर के परिसर के अंदर, है ना, कहाँ तो व्यास खाना तहखाना है उसी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, झारखंड के नए मुख्यमंत्री पद के लिए JMM, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल के किसी नेता चुना है? तो फिर वो चंपत सोरेन जो है वो झारखंड के अब नए मुख्यमंत्री हो गए। इससे पहले हेमंत सोरेन जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री थे। ईडी ने उसे गिरफ्तार किया है ना, जमीन घोटाले के मैटर में। तो इस वजह से चंपत राय को जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो वरिष्ठ विधायक हैं, उसे जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। झारखंड जो है वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग हुआ था, ठीक है। और 23 साल के अलग जैसे बिहार से जो 23 साल में वो अलग हुए हैं, तो 23 साल में 11 CM बन चुका है अब तक झारखंड में, है ना, ये भी जान सकते हैं। और फर्स्ट CM जो है वो रघुवंश दास, है ना, जो पूरा कार्यकाल किए हैं। बाकी झारखंड के कोई भी CM जो है वो अपना पूरा कार्यकाल कंप्लीट नहीं किए, एकमात्र है वो रघुवंश दास, ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए मलेशिया के नए राजा कौन बने हैं? इसके लिए तो 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए मलेशिया के नए राजा तो इस्कंदर सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर जो है 5 वर्षों के लिए मलेशिया के राजा बने हैं। वो 17वें राजा होंगे मलेशिया के। हम लोग मलेशिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मलेशिया जो है 1957 में ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी मलेशिया को, ठीक है। मलेशिया का प्रधानमंत्री है अनवर इब्राहिम, मलेशिया का प्रधानमंत्री है, और राजधानी जो है कुआलालंपुर जो है वो मलेशिया की राजधानी है। और मलेशिया की मुद्रा है मलेशियाई रिंग गिट, वो मलेशिया की मुद्रा है, ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई ने किस फिनटेक कंपनी पर नए ग्राहक जोड़ने और अकाउंट में राशि जमा करने पर रोक लगा दी है? तो आरबीआई ने किस फिनटेक कंपनी पर नए ग्राहक को जोड़ने और अकाउंट की राशि जमा करने पर रोक लगा दी? तो पेटीएम पेमेंट बैंक, PPBL, ये जो है पेटीएम की सहायक कंपनी है, पेटीएम पेमेंट बैंक। इसमें आरबीआई ने नए ग्राहक को जोड़ने और अकाउंट की राशि जमा करने से रोक लगा दी है, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। बैंक रूल रेगुलेशन का कुछ पालन नहीं करने की वजह से उसे ऐसा करना पड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हिम तेंदुओं की पहली वैज्ञानिक गणना जारी की गई। ध्यान रखें, हिम तेंदुओं की पहली वैज्ञानिक रूप से गणना जारी की गई, जिसके अनुसार आंकड़ा क्या है भारत में? तो इसके अनुसार जो है भारत में 718 हिम तेंदुओं की संख्या है,
ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने यह डेटा जारी करके बताया कि भारत में 718 हिम तेंदुए हैं। ठीक है, ये जो है बर्फ में रहने वाले तेंदुए होते हैं। इसकी संख्या फिर किस किस स्टेट में कितनी है वो हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। सर्वाधिक हिम तेंदुओं की संख्या लद्दाख में है, लगभग 477। उसके बाद हिम तेंदुओं की संख्या उत्तराखंड में आती है 124। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में आती है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 36, उसके बाद सिक्किम में 21 और जम्मू कश्मीर में 9 हिम तेंदुओं की संख्या है। ठीक है, ये आप फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए गणतंत्र दिवस 2024 के परेड में शामिल किस राज्य या मंत्रालय की झांकी को पहला पुरस्कार मिला? फ्रेंड्स हम लोग 26 जनवरी का जब 26-27 जनवरी का करंट अफेयर देख रहे थे तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया कि बग्घी का 48 साल के बाद प्रयोग हुआ, 40 साल के बाद, है ना, वो 84 के बाद से बंद हो गया था इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। व्हीटल लिटरेचर समारोह में 2014 में प्रणब मुखर्जी उस बग्घी से आए थे, वो बग्घी जो है वो भारत पाकिस्तान से टॉस में जीता था। ये सब पॉइंट हम लोग काफ़ी अच्छे से डिस्कस किए थे। ठीक है, तो कितनी झांकियों में भाग लिया था? तो राज्य और यूनियन टेरिटरी का 16 और 9 मंत्रालय की झांकियों ने इसमें भाग लिया। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि किसको कौन पुरस्कार मिला। देखिए गणतंत्र दिवस 2024 के परेड में शामिल किस राज्य या मंत्रालय की झांकी को पहला पुरस्कार मिला? वेरी इंपॉर्टेंट। तो है फ्रेंड वो संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय जो है गणतंत्र दिवस के परेड में जो झांकियां थी उसको प्रथम पुरस्कार मिला है। संस्कृत मंत्रालय जो है किस विषय पे अपना झांकी निकाला था, तो उसका थीम क्या था? तो फिर भारत लोकतंत्र की जननी। ये आपके आने वाले 1 साल तक के लिए सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, ध्यान रखें फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने, ठीक है, भारतीय दूरसंचार विनायक प्राधिकरण का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है ट्राई। ठीक है, तो वो है अनिल कुमार लोहाटी। केंद्र सरकार ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का चेयरमैन जो है वो अनिल कुमार लोहाटी को चुना गया है। उसका कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष या 65 वर्ष का होगा। अनिल कुमार लोहाटी का, जो कि ट्राई के नए चेयरमैन बने हैं। ये जो है इससे पूर्व रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, हम लोग ट्राई के बारे में पढ़ रहे हैं, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। ट्राई की स्थापना जो है वो 20 फरवरी 1997 को हुई थी और ट्राई का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। और ट्राई का काम क्या होता है? वो टेलीकम्युनिकेशन को बढ़ावा देना जो है वो ट्राई का कार्य होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारतीय सेना इंडियन आर्मी में पहली महिला पुलिस सूबेदार कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय सेना इंडियन आर्मी में पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो प्रीति रजक। प्रीति रजक जो है वो इंडियन आर्मी में पहली महिला सूबेदार बनी है। वो है चैंपियन ट्रैप, है ना, सॉरी, चैंपियन ट्रैप शूटर भी रह चुकी है। प्रीति रजक शूटर है। ठीक है, यस। तो फ्रेंड्स सेना प्रमुख कौन है? थल सेना प्रमुख कौन है? तो मनोज पांडे। ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो अनिल चौहान। ठीक है, प्रीति रजक का ध्यान रखेंगे, पहली महिला सूबेदार है इंडियन आर्मी में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक दिवस जो है 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक अब स्थापना जो है वो, तटरक्षक बल की स्थापना जो है वो 1977 में की गई थी। यह समुद्री सीमा को रक्षा करता है। ठीक है, अगला है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस, रामसर कन्वेंशन, ईरान के रामसर शहर में जो 1970, ये आप लोग जान रहे हो फ्रेंड्स। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है ये विश्व आर्द्रभूमि दिवस, जो कि 2 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। इस बार 2024 में इसका थीम था वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेविंग। जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 का इस बार थीम है। 1971 में, सॉरी 71 था ना, 71 में ईरान के शहर रामसर में वेटलैंड कन्वेंशन किया गया था। ठीक है, इसी दिन जो है वो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आज हम जनवरी का करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथ शेयर करें। फ्रेंड्स हम लोग इस चैनल पे करंट अफेयर्स का शॉर्ट्स वीडियो भी डालते हैं जो आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट हो। जैसे हम लोग यहाँ आर्द्रभूमि डिस्कस किया ना, तो आर्द्रभूमि कितने भारत में है उससे रिलेटेड हम लोग शॉर्ट्स वीडियो डाल चुके हैं, है ना। इस सब टाइप का वीडियो हम लोग काफी डालते रहते हैं शॉर्ट्स में, इसलिए हमारा चैनल का शॉर्ट्स वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।